जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया। हमारी ये जो वीडियो की सीरीज आप देख रहे हैं, आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। बस उस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट हमको आपको करना है। वो है अन अकेडमी ने एक आइकॉनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अन अकेडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम में क्या है कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके डाउट सोल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे। जनरली वैसे भी होते ही हैं। लाइव क्लासेस होगा। आपके 3 टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, 40%, 80%, 100% सिलेबस के, जिनकी कॉपी चेक करके आपको दी जाएगी। और कोई भी गलती होगी आपकी, वो आपको बताई जाएगी, ताकि एग्जाम में वो गलती आप ना दोहराएं। वीकली टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होगा। बुक्स जो आपको मिलेगी हार्ड कॉपी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। जो भी स्टडी मटेरियल होगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और स्ट्रक्चर कोर्स आपको अवेलेबल होगा। हाँ, 40%, 80%, 100% टेस्ट सीरीज के लिए। ये आपके 12 मंथ्स, 24 मंथ, 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप MGST कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। ग्रुप 2 और इनके कॉम्बो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ना अब आप एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारा ये जो टॉपिक है वो है एग्जाम्शन रिवीजन शुरू कर रहे हैं हम एग्जाम्शन चैप्टर का। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस चैप्टर का रिवीजन आप करवाइए, ताकि हम शॉर्ट में इस चैप्टर को पढ़ सके, रिवाइज कर सके। तो बेटा हम ये वाला रिवीजन लेकर के आपके सामने आए हैं। लेकिन अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके वीडियो को लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। ना शुरू करते हैं हम एग्जाम्शन चैप्टर। एग्जाम्शन में हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़, आपने सप्लाई के बारे में पढ़ा है। सप्लाई में जो गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई, दो सप्लाई होती है। तो उनमें से काफ़ी सारी सप्लाई टैक्सेबल होती है, काफ़ी सारी एग्जाम्प्ट होती है। तो गुड्स जो एग्जाम्प्ट होते हैं वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ सर्विसेज जो एग्जाम्प्ट होती है वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। वो सर्विसेज कौन कौन सी, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले CGST एक्ट में कुछ एग्जाम्शन है उनको, और IGST एक्ट के कुछ एग्जाम्शन को। तो जो एग्जाम्शन CGST और IGST एक्ट में कॉमन है, सबसे पहले हम उनको लेंगे। यहाँ पे जो एंट्री नंबर मैं बताऊंगा वो सारे के सारे एंट्री नंबर आपके CGST एक्ट के होंगे, बराबर है। और कॉमन रहेगी एग्जाम्शन जो CGST एक्ट में भी रहेगी, IGST एक्ट में भी रहेगी, दोनों में कॉमन एग्जाम्शन रहने वाली है। और उसके अलावा बाद में हम कुछ ऐसी एग्जाम्शन लेंगे जो सिर्फ IGST एक्ट की होगी, बराबर है। लेकिन अगर आप CA इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके काम की सिर्फ CGST और IGST एक्ट की जो कॉमन एग्जाम्शन है वही काम की है। जो सिर्फ और सिर्फ IGST एक्ट में है वो इंटर स्टूडेंट्स के लिए काम की नहीं, बट फाइनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनल में क्वेश्चन बनता है उसमें से। ओके, तो हमारा सबसे पहला पार्ट, हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हम वो सर्विसेज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड है ना फ्रेंड्स। सबसे पहला आता है एग्जाम्शन फ्रॉम चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल एक्टिविटी में यहाँ पे ये बोला गया कि क्या सारी चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जाम्प्ट होगी, कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं, सारी चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जाम्प्ट नहीं होती। कुछ सेलेक्टेड चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जाम्प्ट होती है और कुछ ये कंडीशनल एग्जाम्शन है। कंडीशनल एग्जाम्शन का मतलब कि कुछ कंडीशंस आप पूरी करोगे तो ही ये एग्जाम्प्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली कंडीशन है जो सप्लायर होगा वो ट्रस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ट्रस्ट है, ये अगर कोई एक्टिविटी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ही एग्जाम्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब अगर सप्लायर ट्रस्ट नहीं है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई आम आदमी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स लग जाएगा। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, कौन कौन सी एक्टिविटीज एग्जाम्प्ट होगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्शन मिलेगी उनके लिए इन्होंने क्या बोला, सप्लायर ट्रस्ट हो, रिसिपेंट कोई भी हो सकता है, और एक्टिविटीज ये होनी चाहिए। पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो फॉरेस्ट दिख रहा है आपके पीछे, ये जो वीडियो दिख रहा है फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, ये जो है बराबर, ये आप देख रहे हैं पीछे। मान लीजिए कि मेरा जो ट्रस्ट है उनका काम क्या है, इनको प्रिजर्व करना है, इनके प्रिजर्वेशन का काम करता है मेरा ट्रस्ट। तो उस केस में बेटा याद रखना, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें वो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट होगी। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड अगर हम केयर एंड काउंसलिंग करते हैं, केयर एंड काउंसलिंग किसकी, PhD की। PhD का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पर्सनली फिजिकली मेंटली डिसेबल पर्सन। H का अफेक्टेड HIV और एड्स, और आपके एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड अल्कोहल, D का ड्रग्स। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो फिजिकली मेंटली डिसेबल है, जैसे ये ट्रस्ट मेरा जिसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे फिजिकली मेंटली डिसेबल पर्सन आपको दिख रहे हैं। अब क्या करता है हमारा ट्रस्ट, क्या करता है, इनका देखभाल करता है। ये जो भाई साहब है, इनका बच्चा जो है फिजिकली या मेंटली डिसेबल पर्सन है, ये उसको हमारे पास में लेकर गए, बोले कि सर इसको आप अपने पास में रखिए, हर महीने का हम आपको जो है 20,000 रुपीज़ पे करेंगे, हमारे बच्चे की
दवाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, सब खर्चा जो है हम आपको पे करेंगे, आप इसकी देखभाल कीजिए। ये 20,000 रुपया महीना आप पकड़िए, ये 20,000 रुपया महीना हमारे को दे रहे हैं और इनका जो ये बच्चा है इसकी देखभाल हम कर रहे हैं, बराबर, हमारा ट्रस्ट कर रहा है। उस केस में उस 20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट है। उसके अलावा मान लीजिए ये भाई साहब इनको एड्स हो गया, हमारा ट्रस्ट इनकी देखभाल कर रहा है, इनकी केयर एंड काउंसलिंग कर रहा है, इनके लिए जो भी हमारे को पेमेंट मिलेगा उस पर GST नहीं लगेगा। और ये जो है अपने संजू मूवी देखी होगी जिसमें वो फुली ड्रग्स एडिक्टेड होता है संजय दत्त, बराबर है। तो ये देखो फुल्ली ड्रग्स एडिक्टेड है, अगर मान लीजिए हमारे रिहैब सेंटर में आता, हमारा रिहैब सेंटर एक ट्रस्ट में कन्वर्ट है, जो ट्रस्ट होता, तो उस केस में हमारा ट्रस्ट जो इनको दवाई देता, इनकी देखभाल करता, इनकी केयर एंड काउंसलिंग करता, उसके बदले जो भी हमको पैसा मिलता पूरा पूरा एग्जम्प्ट है। दूसरा इन्होंने बोला पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में आपने अवेयरनेस जगाई हो H2P की, आपके ट्रस्ट में वो भी एग्जम्प्ट होगा। हेल्थ H का मतलब, फिर प्लानिंग P का मतलब, और H का मतलब HIV। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर सबसे पहली चीज लेते हैं हेल्थ को लेकर के। 2 बूंद जिंदगी के, अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना ना भूलें, घरों से निकलते तो मास्क पहन करके निकले। हमारा ट्रस्ट ये सब एक्टिविटीज करता, अवेयरनेस जगाता हेल्थ को लेकर के, तो वो जो अवेयरनेस जगाता उसके लिए हमको जो भी पैसा मिलता पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा। दूसरा फैमिली प्लानिंग, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, दिख रहा, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2। तो ये जो है ये सब चीज़ें, ये सब हमारा ट्रस्ट करता है। हमारा ट्रस्ट से मोहल्ले या नुक्कड़ वगैरह पे कोई नाटक करता है, बराबर, जिनसे वो अवेयरनेस जगाता है, उसके बदले हमारे को जो भी पैसा मिलता है पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा। या HIV ना हो उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा है, HIV ना हो उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा है, बचाव ही उपचार है, बराबर है। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हमारा ट्रस्ट करता है जिसके बदले हमको पैसा मिलता है पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा बेटा। उसके अलावा आते हैं एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और योगा। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और योगा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रस्ट अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है वो एग्जम्प्ट होता है। या योगा, ये देखो बाबा रामदेव योगा सिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये योगा शिविर लगाते, बाबा रामदेव पतंजलि का योगा शिविर लगता है जगह जगह। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं शिविर में तो आप पेमेंट करते हैं, अभी वो पतंजलि जो ट्रस्ट में कन्वर्ट है, तो आप जो भी पैसा देंगे उस पर GST नहीं लगेगा, पूरा पूरा एग्जम्प्ट होता है बेटा। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। ये क्या होता है? एडवांसमेंट का मतलब होता है अवेयरनेस जगाना, जानकारी फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। मान लीजिए कि मैं एजुकेशन को लेकर के अवेयरनेस जगा रहा हूँ, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के अवेयरनेस जगा रहा हूँ, या मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा ट्रस्ट है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है। किनको? अनाथ बच्चों को। ये जो अनाथ बच्चे हैं इनको हम एजुकेशन देते हैं। देखो ये पढ़ाई करते हुए बच्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, हम इनको पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, या अवेयरनेस जगाते हैं, या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सिखाते हैं, एग्जाम है। फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन, आज आपने देखा होगा जगह जगह फिजिकली मेंटली अब्यूज जो है औरतें जगह जगह हैं, आदमी भी कई ऐसे जिनके साथ फिजिकली मेंटली जो है काफ़ी टॉर्चर किया जाता है उनको, बराबर है। तो उन लोगों की को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट उन लोगों में एजुकेशन की अवेयरनेस जगा रहा है, या स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज वगैरह सिखा रहे हैं, पूरा एग्जाम्पल होगा। ये प्रिजनर जो जेल में बंद है, इन लोगों को हम अवेयरनेस वगैरह दे रहे हैं। या कोई भी ओल्ड एज पर्सन, अब देखो ये ओल्ड एज पर्सन है और कहाँ पे? गाँव में, रूरल एरिया दिख रहा है। ओल्ड एज पर्सन रूरल एरिया में, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, रूरल एरिया में और ओल्ड एज पर्सन, और इनकी एज कितनी? 65+। ये देखो 65+ लिखा हुआ है, 65+। उस केस के अंदर हम इनको जो सर्विस दे रहे हैं, हमारा ट्रस्ट जो इनको सर्विस दे रहा है एजुकेशन के एडवांसमेंट की, या एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की पूरी एग्जम्प्ट होगी ना। अब आता है एंट्री नंबर 13, रिलीजियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन। अगर कोई भी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करता तो वो यहाँ पे कवर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपने देखा कि ये पंडित जी शादी करवा रहे हैं, तो पंडित जी एक रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको जो भी दान दक्षिणा मिलेगी वो पूरी एग्जाम्प्ट होगी। ये इधर मौलवी साहब जो है निकाह कबूल शादी करवा रहे हैं, बराबर है, तो मौलवी साहब को जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। ये चर्च के पादरी, पॉप या गुरुद्वारा के संत, ये जो शादी करवाते हैं या कोई भी फंक्शन जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करते हैं, तो इन पर कभी भी GST नहीं लगता है। इनको जो भी पैसा मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगी, पूरा एग्जाम्प्ट होता है बेटा, पूरा एग्जाम्प्ट होता है। दूसरा इसी में कवर किया गया है कि अगर कोई भी ट्रस्ट जो 12AA में हो, या तो रजिस्टर्ड, या 1023C में, या 1023 BBA में, इनकम टैक्स एक्ट के ये जो सेक्शन है इनमें कवर अगर हो रहा है कोई भी ट्रस्ट, और वो किसी भी पर्सन को सर्विस दे रहा है, क्या? रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस फॉर जनरल पब्लिक, तो एग्जाम्प्ट होगा। बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जरा ध्यान से सुनना। जिसे मान लीजिए कि ये मंदिर आपको दिख रहा है, इस मंदिर में जो है इसका ये मंदिर ट्रस्ट में कन्वर्ट है, मैं ट्रस्टी हूँ इसका, बराबर है, और ये ट्रस्ट की कुछ धर्मशालाएँ, कुछ रूम है जो ट्रस्ट के बनाए हुए हैं, और आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, आप दूर देश से आ रहे हैं, दूर गांव से आ रहे हैं, तो अब आपको रात को रुकना है,
तो आप हमारे ट्रस्ट के ये रूम जो है वो लेते हैं भाड़े पे कि सर हमारे को ये रूम दे देंगे आप, तो हम एक रात रुक सकते हैं। अगर मैं जो भाड़ा चार्ज कर रहा हूँ वो 1000 रुपीज़ से कम है पर डे 1000 से कम है तो ये एग्जाम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 1000 या उससे ज़्यादा होगा तो टैक्स लग सकता है बेटा। सर लग सकता है क्यों बोला, क्योंकि 1000 एग्जैक्ट है तो एंट्री नंबर 14 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट 1000 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली टैक्स लगेगा, उस केस में टैक्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट एक और केस लेते हैं। ये जो है मंदिर के बाहर देखा आपने, ये शॉप्स वगैरह लगी हुई है, ये जगह भी हमारे ट्रस्ट की है। ये दुकान जो शॉप लगाने के लिए हमने रेंट पे दे दी, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई फूल मालाएँ बेच रहा है, कोई ताबीज़ वगैरह बेच रहा है। अब ये जो है ये मैंने रेंट पे दे दी, अब हमारे ट्रस्ट ने इसको रेंट पे दिया, तो अगर हम इसका रेंट 10,000 से कम चार्ज करते हैं पर मंथ कितना 10,000 रुपीज़ से कम चार्ज करते हैं पर मंथ, 10,000 रुपीज़ से कम चार्ज करते हो तो ये एग्जाम्प्ट होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा बेटा। ओके, एग्जैक्ट 10,000 करेंगे तो टैक्स लग जाएगा। उसके अलावा हमारे ट्रस्ट का ये हॉल है जो शादी ब्याह के लिए हम देते हैं, ये बड़ा सा हॉल खाली है, शादी ब्याह फंक्शन के लिए हम देते हैं, तो उस केस में 10,000 रुपीज़ से कम चार्ज कर रहे हैं पर डे 10,000 से कम चार्ज कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट होगा। एग्जैक्ट 10,000 चार्ज करेंगे तो टैक्स लग जाएगा। रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विसेज, हमारे यहाँ पर दो एंट्री नंबर 60 है, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुमाऊं विकास मंडल जिसको हम बोलते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, बराबर उत्तराखंड के अंदर है, एक हज कमेटी, ये दो हैं जो हमारे को यात्रा करवाते हैं। कुमाऊं विकास मंडल जो है वो मानसरोवर की यात्रा करवाते हैं, कैलाश मानसरोवर का दिख रहा वीडियो आपको पीछे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाते हैं, और हज कमेटी हज की यात्रा करवाती है। और ये गवर्नमेंट का एक समझौता है जो अरब देश के साथ में हज को लेकर के और चाइना के साथ में कैलाश मानसरोवर को लेकर के, तो उस केस में जो भी आदमी इनकी यात्रा करना चाहते हैं वो फॉर्म भरते हैं, उनका एक लकी ड्रॉ निकलता है, बराबर है। फिर कुछ सेलेक्टेड यात्रियों को गवर्नमेंट उनको लेकर के जाती है यात्रा करवाने के लिए और वापस लेकर के आती है। ये नॉमिनल कॉस्ट पे यात्रा करवाते हैं, तो अगर कोई भी यात्रा ये लोग करवा रहे हैं जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है हज कमेटी और कुमाऊं विकास मंडल निगम, तो उस केस में इनको जो भी पैसा मैं दूंगा नॉमिनल अमाउंट हमको पे करना पड़ता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगा बेटा। ओके ना, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अगर मैं ट्रेनिंग कोचिंग देता हूँ रिलेटेड टू आर्ट्स एंड कल्चर, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो मैं क्या दे रहा हूँ, मैं आपको ये देखो पेंटिंग बनाना सिखा रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ आपके लिए, सिखा रहा हूँ तो एग्जाम्प्ट होगा। मैं स्कल्पचर मूर्ति बनाना सिखा रहा हूँ आपको तो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन अगर मैं आपके लिए पेंटिंग बना रहा हूँ तो टैक्स लग जाएगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं, इसी का एक पार्ट है, अगर कोई ट्रस्ट, ये याद रखना ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, अगर कोई ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है जो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है, स्पोर्ट्स की कोचिंग देता है, क्रिकेट सिखा रहा है, फुटबॉल सिखा रहा है, हॉकी सिखा रहा है, ये एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट आपको सिखा रहा है, बराबर कोचिंग दे रहा है, किसकी, स्पोर्ट्स की, तो एग्जाम्प्ट होगा। इसका मतलब स्पोर्ट्स की कोचिंग के लिए जो सप्लायर है उसका ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, ओल्ड एज होम सर्विस, ये ओल्ड एज होम है, ये ओल्ड एज होम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या कोई भी ट्रस्ट हो सकता है। मान लीजिए मेरा ट्रस्ट है ये, तो ये जो ओल्ड एज होम है इसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड एज पर्सन की देखभाल करते हैं। ये भाई साहब है, ये अपने पिताजी को हमारे यहाँ पे छोड़ करके जाते हैं कि भाई मेरे पिताजी की देखभाल आप ही करो, मैंने कहा ओके ठीक है। अब ये उनकी देखभाल के लिए इनको पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट पूरा एग्जाम्प्ट होगा, बट उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 कि इनके पिताजी जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन, बराबर है। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो हमको पेमेंट करेंगे वो कंसिडरेशन अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर हो, 25,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो टैक्स लग जाएगा, 25,000 रुपये तक है तो ही एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। ओके ना, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बेटा, जरा इसको देखते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज क्या बोलती है। इसमें काफ़ी सारी एंट्रीज है, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले एंट्री नंबर 24 को लेते हैं। एंट्री नंबर 24 है राइस के लिए। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो राइस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिख करके उसको क्रॉस किया हुआ है यहाँ पर, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फूड स्टफ में आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता है। तो क्या होता है कि राइस के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और राइस में से राइस को काफ़ी सारी एग्जम्पशन से वंचित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया काफ़ी सारी एग्जम्पशन से। तो राइस नाराज हुआ, राइस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला क्या फालतूगिरी, कुछ तो बेनिफिट दो। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइस को लेकर के बोला कि टेंशन वाले राइस, तेरे लिए ये एंट्री नंबर 24 बनाई है हमने। बोले एंट्री नंबर 24 क्या है? तो एंट्री नंबर 24 क्या है? राइस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग या स्टोरेज। मतलब राइस जो है, देखो इसको पैकिंग किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रक में लोड किया जा रहा है, फिर इस गोडाउन में देखो राइस रखे हुए हैं, राइस रखा जा रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है कि मान लीजिए कि मेरा गोडाउन है, मैं राइस यहाँ पे रखता हूँ और मैं आपसे पैसा चार्ज करता हूँ 1000 रुपया पर डे का, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैं राइस की पैकिंग, अनपैकिंग या लोडिंग अनलोडिंग का पैसा आपसे चार्ज करता हूँ, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ओके,
सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय रेल वेसल जीटीए, बेटा ये भी एग्जाम होता है, बट एंट्री नंबर 22 21 में हम पढ़ेंगे कैसे एग्जाम होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, राइस का स्टोरेज को उन्होंने एग्जाम कर दिया, तब कुछ और चीज़ें नाराज होगी, क्या? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बेम्बू, ये बेम्बू दिख रहा है, बेम्बू, एडिबल और यूजफुल रूट्स, बराबर है, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। अब ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। अब इनके वेयर हाउसिंग जो होते हैं उस पर टैक्स लगता था, बोले इसको भी एग्जाम कर देते हैं, 24A निकाला, उसको भी एग्जाम कर दिया। अब जब इनको एग्जाम किया तो कुछ और नाराज हो गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बराबर है, कौन कौन से? सीरियल्स, अब देखते जाना एक एक चीज़, सीरियल्स, पल्सिस, दालें वगैरह, फ्रूट्स, अब फ्रूट्स ऊपर भी थे, यहाँ पे भी कवर कर लिया, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसिस, कोपरा, शुगर कैन, शुगर कैन, रॉ वेजिटेबल्स, ये रॉ वेजिटेबल्स सारी, कॉटन, अब ये कॉटन पता कौन सी है? ये जो पेड़ पौधों पे लगती है ना कॉटन के पौधे, वो कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, ये इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी और टी ये कौन सी? जो पेड़ पौधों पे लगती है, वो कॉफ़ी और टी। इनको अगर किसी भी वेयर हाउस में आप रखते हो और वेयर हाउस कीपर जो है वो आपसे वेयर हाउस के चार्जेस लेता है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें जैगरी और लिख लेना बेटा, जैगरी भी यहाँ पे लिख लेना, जैगरी भी इधर ही कवर होगा बेटा, गुड़ जो बनता है जैगरी वो भी इधर ही कवर होगा। ओके ना, फूमिगेशन सर्विस, फूमिगेशन सर्विसेज क्या होती है ध्यान से सुनना। ये मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो वेयर हाउस में रखी हुई है, ये गोडाउन है, इस गोडाउन में आप सब लोगों की फसल मैंने रखी है, मैंने आप सब लोगों की फसल रखी है, आप सब किसान हो, आपकी फसल मेरे वेयर हाउस में रखी हुई है, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करवा रहा हूँ। ये फूमिगेशन वाले हैं जो दवाई छिड़कने के लिए आ रहे हैं, बराबर है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ना, ये वो डालने के लिए आ रहे हैं, तो ये दवाई का छिड़काव करने के लिए आ रहे हैं, इनको जो मैं पैसा दूंगा वो एग्जाम्प्ट होगा, ये मेरे वेयर हाउस में आकर के कीटनाशक दवा डालेंगे वो एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट है 54 क्या बोलता है? कोई भी सर्विसेज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड होती है, मतलब जिस दिन मैंने खेती करने के बारे में सोचा उस दिन से लेकर के जिस दिन फसल उगा करके मैं उसको प्राइमरी मार्केट तक लेकर के आता हूँ वहाँ तक के करीब सारी एक्टिविटीज़ एग्जाम्प्ट होती है। जैसे कुछ के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि मैं अपने गाँव जाता हूँ, बराबर है, मैं अपने गाँव जाता हूँ, गाँव में जाकर के मैं खेती करूँगा। देखो सीधी सी बात है, मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, आप लोग मुझे प्यार देते हैं, इसके लिए मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन जिस दिन भी अगर कभी भी दुनिया वालों ने मुझे ये बोला कि महेश गौड़ निकल जाए यहाँ से, क्या फ़र्क पड़ता है, झोला उठाएंगे चल देंगे हम भी यहाँ से, क्योंकि हमारी ज़रूरतें कम है, हमारे ज़मीन में दम है। और मैं चला गया अपने गांव, और गांव जाकर के मैंने क्या किया, खेती करने के बारे में सोचा। और जैसे खेती करने के बारे में सोचा, मेरे पास खेत नहीं थी, जगह नहीं थी, ये सरपंच साहब है, मैंने सरपंच साहब को बोला कि मुझे आपकी ज़मीन देंगे खेती करने के लिए। सरपंच साहब ने बोला तिगुना लगान वसूल करेंगे बुवन। मैंने कहा ओके, 3 गुना लगान चाहिए आपको। मैंने कहा बहुत महंगा, थोड़ा सस्ता कर दो। बोले ठीक है, आप हमारे को रेंट पे इतना अमाउंट पे कर देना, जो अमाउंट मैं सरपंच साहब को पे करूंगा जमीन के रेंट के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। फिर मैंने जमीन की मिट्टी उठाई सर माथे पे लगाने के लिए, बेटा इतना भी फिल्मी नहीं हूँ मैं, उसको लेबोरेटरी में ले जाकर के मैंने दिया, ये लैब में ले जाकर के मैंने बोला इसको टेस्ट करो, ये मिट्टी पे कौन सी फसल उगानी चाहिए। इन्होंने मुझसे 2000 रुपीज़ चार्ज किया और बोला कि इसमें बाजरे की फसल अच्छी उगेगी, और 2000 रुपीज़ जब मैंने इनको पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। मैंने बाजरे के सीड्स लिए, सीड्स ले जाकर के मैंने लेबोरेटरी में दिए कि लेबोरेटरी वालों को, इनको मैंने भाई साहब को बोला भाई साहब चेक करके बताओ कि ये बीज जो है इससे जो फसल उगेगी अच्छी उगेगी नहीं उगेगी। इन्होंने बोला कि जी बिल्कुल अच्छी उगेगी, टेंशन ना लो। तो उस केस में भी इन्होंने 1000 रुपया मुझसे लिया लेबोरेटरी वाले ने, और सर्टिफिकेट दिया कि ये फसल अच्छी, ये बीज अच्छा है, इस बीज को ही यूज़ करना, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब फसल उगाने के लिए खेत में हल चलाना होगा। अब ऑब्वियसली मदर इंडिया का सीन दिख रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे इस सीन के अंदर आपने देखा कि भाई जो नरगिस दत्त है वो खुद हल चला रही है, बट बेटा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे को फादर इंडिया नहीं बनना है, बराबर है। तो मैंने क्या किया, ट्रैक्टर भाड़े पे ले लिया। ये जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा है, जो वीडियो दिख रहा है ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए, ये ट्रैक्टर भाड़े पे लिया, इनको मैंने पैसा दिया 20,000 रुपया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे फसल उगने लगी, छोटे छोटे पौधे लहलाने लगे। देखो यहाँ पर कितना प्यारा नज़ारा है, छोटे छोटे पौधे लहलाने लगे, और इन पौधों के आसपास में छोटी छोटी घास आ गई। उस घास को हटाने के लिए मुझे लेबर की जरूरत थी, इन भाई साहब ने मुझे लेबर सप्लाई किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने ट्रेनिंग ली खेती कैसे करनी चाहिए, इन भाई साहब ने मुझे ट्रेनिंग दी, मैंने इनको पेमेंट किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फसल उग गई, उसको काटना है, कटिंग करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत थी, इन्होंने कटिंग करने में मेरी मदद की, इन लोगों ने लेबर सप्लाई किया, इन भाई साहब ने, मैंने इनको पेमेंट किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो फसल कट करके थप्पी लग चुकी है, पीछे दिख रहा है, ये सारी फसल कट चुकी है मेरी। कटने के बाद में इसमें से सीड्स अलग करना है,
और बाकी का कचरा अलग करना। तो ये थ्रेशर मशीन है, थ्रेशर मशीन मैंने भाड़े पे ली है, मैंने रेंट पे मंगवाई है, इसके लिए जो भी मैं पेमेंट करूँगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब सीड्स सारे अलग हो गए। अब इन सीड्स को पैक करने के लिए मैंने इन भाई साहब को बोला, ये देखो ये पैकिंग वगैरह की सर्विस मुझे मिल रही है, इस पर मैं इनको जो भी पैसा दूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और पैकिंग करने के बाद ये देखो वेयर हाउस, ये किसी का वेयर हाउस है, इन भाई साहब का वेयर हाउस है, मिस्टर जेड का वेयर हाउस है। मिस्टर जेड के वेयर हाउस में मैंने फसल रखी है यहाँ पर। तो मिस्टर जेड के वेयर हाउस में मैंने यहाँ पे जो फसल रखी है उसके लिए जो मैं पैसा दे रहा हूँ इनको, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये भाई साहब है मिस्टर ए, मिस्टर ए आए बोले कि आपकी फसल प्राइमरी मार्केट में ले जाकर के हम बेच देंगे, हमको कमीशन लगेगा 5%। प्राइमरी मार्केट में ये ले जाकर के बेच रहे हैं, इनको जो मैं कमीशन दूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट याद रखना बेटा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सारे बेनिफिट है, कुछ चीज़ें ऐसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पार्ट नहीं होती। ये सारे एग्जाम्पल है, एक बार आप इन सबको देख लेना बेटा। रो कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, रो कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, बट गिंड कॉटन या कॉटन बेल्ड, ये बेल्ड कॉटन या गिंड कॉटन है जो गट्ठे बने हुए होते हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ये रो कॉटन मतलब जो खेतों में उगाई जाती है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ग्राम्स, ग्राम्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट ये जो पल्सिस है दाल बनी हुई, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। शुगर कैन, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शुगर कैन, बट शुगर कैन से जो शुगर और जैगरी बने ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट पैडी में से ये जो राइस निकला हुआ ना, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। वीट, गेहूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट उससे ये आटा बना हुआ ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, ये फूड स्टफ होता है। अनप्रोसेस्ड टी और कॉफ़ी, ये अनप्रोसेस्ड टी और कॉफ़ी है जो खेतों में उगाई जाती है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। बट जब इनको रोस्ट करके पीस करके ये कॉफ़ी बना दी गई है या चाय पत्ती बना दी गई है, चाय पत्ती जो मार्केट में बिकने को रेडी रहती है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती है। फोर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, ये फ्लोरिकल्चर, ये फ्लोरिकल्चर है, ये पीसीकल्चर है, ये फॉरेस्ट्री है, ये सीरीकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर, बराबर है। ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट क्या नहीं होते हैं, जैगरी, प्रोसेस्ड ड्राई फ्रूट्स, कैशू नट्स, ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते बेटा। ओके ना। इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी यहाँ पे कवर होगा। हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बात और बोल देता हूँ, एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स वो भी कवर होंगे। हर तरह के जानवरों का देखभाल करना, पशुपालन करना, वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। जैसे इधर देखो ये भैंसों का तबेला है, तो ये भैंसों का तबेला मेरा है, यहाँ पे मैं दूध निकालता हूँ बेचता हूँ, तो ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये भी एग्रीकल्चर है, बराबर है। बट यहाँ पे हॉर्सेस कवर नहीं है, ये घोड़ों का अस्तबल है, स्टड फार्म मेरा, तो अब ये घोड़ों का अस्तबल है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आएगा। मेरे को भैंसों का तबेला बनाने के लिए जमीन लीज पे लेनी है, एग्जाम्प्ट होगा, उस लीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। लीज का जब पेमेंट करूंगा जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये घोड़ों का अस्तबल, स्टड फार्म मुझे बनाना है, स्टड फार्म बनाने के लिए देखो घोड़े भाग रहे हैं, पीछे घोड़े भागते हुए दिख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये घोड़े भाग रहे हैं, ये स्टड फार्म मेरा है। इस स्टड फार्म के लिए मैंने जमीन लीज पे ली है, उसके लिए जो पेमेंट किया उस पर जीएसटी लगेगा। अब बात आती है इनका जो इंटरमीडिएरी प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए ये खूब सारी शीप, भेड़ बकरियाँ, ये भेड़ ये सब मेरी है, मैं इनका देखभाल करता हूँ, मैं इनका पालन करता हूँ, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब इसकी जो ऊन है ना, वो ऊन वूल जो होती है वो निकालने के लिए मैं इन भाई साहब को देता हूँ। ये भाई साहब अपनी मशीन से ये भेड़ों की सारी ऊन निकाल रहे हैं, बराबर है। 3 इडियट्स में भी देखा होगा आपने, वो सीन लास्ट के अंदर आता है, रेंचो के वहाँ पे जब सब लोग मिलने जाते हैं तो वो साइकिल से ऊन निकाल रहे होते हैं भेड़ों की, मशीन चला करके। तो ऊन निकालने का काम मैंने इन भाई साहब को दे दिया, इन भाई साहब को ऊन निकालने का काम दिया मैंने। तो ये भाई साहब जो है ऊन अलग कर रहे हैं, भेड़ के सारे बाल हेयर कट कर रहे हैं, बराबर। तो ये एक इंटरमीडिएरी प्रोसेस कर रहे हैं, मैं इनको जो भी पेमेंट करूंगा वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा। ये एंट्री नंबर 55 में है। लेकिन याद रखना, कोई भी मिलर ये जो पैडी है उससे ये राइस बना रहे हैं, कौन? ये मिलर, ये मिल दिख रही है, इस मिल का काम क्या है? पैडी से राइस बनाना, बराबर है। उस पर जीएसटी नहीं लगता बेटा, सॉरी उस पर जीएसटी लगता है बेटा, उस पर जीएसटी लगता है, ओके, वो इधर नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये युवराज भैंसा, ये हरियाणा या पंजाब का भैंसा है युवराज, इसका जो स्पम्स होता है ये दूसरे भैंस वगैरह के वहाँ पर जो एग्स के साथ में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा भैंसा या भैंस अच्छा जानवर पैदा हो, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, बराबर है। वो बोल सकते हैं, ये हाइब्रिड बोल सकते हैं, बराबर है वो चीज़। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन जो ये सर्विसेज देते हैं, ये देखो ये डॉक्टर है, ये आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, बराबर है, जानवरों से रिलेटेड, एक्सेप्ट हॉर्सेज। तो इसके लिए ये जो पैसा लेंगे उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट सर्विस रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड सर्विसेज। अब इधर देखना बेटा, रिलायंस फ्रेश में आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं तो वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप देखेंगे अच्छे से पैक किए हुए रहते हैं, बड़ी स्टाइलिश तरीके से पैकिंग की हुई रहती है, लेबल चिपके हुए रहते हैं, बराबर है। तो कोई ना कोई एजेंसी ये काम करती होगी। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए मेरे पास में खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मैंने इन भाई साहब की एजेंसी को हायर किया। ये एजेंसीज क्या काम करती है? प्री कंडीशनिंग का, प्री कूलिंग का, रिपनिंग का, वैक्सिंग का, सारे फ्रूट्स के जो पत्ते वगैरह वो हटा करके अलग करेंगे, रिटेल पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, फ्रूट्स वगैरह पे लेबल चिपकाएंगे, बराबर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये जो एक्टिविटीज, ये जो सर्विसेज ये लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। NCCCD की कोल्ड चेन नॉलेज डिस्मिनेशन, ये क्या बोलता है? नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, NCCCD। अगर ये सर्विस देते हैं किसी भी पर्सन को, कौन सी सर्विस देते हैं कि भाई जो कोल्ड चेन नॉलेज, कोल्ड चेन, अब देखो कोल्ड स्टोरेज जगह जगह गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, उनके बारे में अवेयरनेस जगाना, उनकी नॉलेज आपको सब जगह पे स्प्रेड करना, उनकी नॉलेज देना सब जगह पे, वो जो सर्विसेज होती है वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है बेटा। ओके, तो ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी जो हमने यहाँ पे कवर की है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है हमारा वही सेशन जिसमें अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया था। इससे पहले आपने बाकी की एंट्री जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट की थी। अभी हमारे एजुकेशन सर्विस की तरफ। एजुकेशन सर्विस जो है इसको समझने करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। एक्चुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। ये एक्चुअली एक्ट में कहीं पे भी नहीं किया हुआ, याद रखना। ये मैं कर रहा हूं ताकि आपको आगे के प्रोविजन ईजिली समझा सकूँ। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। कैटेगरी ए, जो हर किसी को कंपलसरी एजुकेशन होती है, जो जनरली लोग लेते ही लेते हैं, चाहे गरीब का बच्चा हो तब भी 12th तक तो पढ़ता ही पढ़ता आजकल। तो प्री स्कूल से तो एंड अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, और इक्विवेलेंट और उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स। कैटेगरी बी जो है उसमें मैं ले लेता हूँ कि भाई 12th के बाद में के लोग तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, अच्छा खासा पैसा होता तो और प्रोफेशनल डिग्री वगैरह भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या छोटा मोटा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करके जॉब पे लग जाते हैं। तो बी कैटेगरी में मैंने डाला वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है ये एफिलेटेड बाई गवर्नमेंट के थ्रू एफिलेटेड है, बराबर है। सी कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपके उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो 12th के बाद कॉलेजेस वगैरह में जा करके आप लेते हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ICAI, ICSI एट्सेट्रा, जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ होना चाहिए। मतलब कमर्शियल कोचिंग यहाँ पे कहीं पे भी कवर नहीं होगी। कमर्शियल कोचिंग को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ये 3 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। आगे अगर कहीं पे भी मैं बोलूँ ये प्रोविजन कैटेगरी बी वाले पे एप्लीकेबल है, ये ए वाले पे एप्लीकेबल है, ये सी वाले पे एप्लीकेबल है, तो आपको पता रहे कि मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे ये प्री स्कूल्स हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आए, चाहे ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई भी हो, अगर ये सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको करता है इधर देखना बेटा, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को। तो कोई सा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे कैटेगरी ए वाला हो, बी वाला हो या सी वाला हो, किसी भी स्टूडेंट्स फैकल्टी या स्टाफ को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता पूरी तरह से एग्जाम्प्ट रहेगी। पॉइंट नंबर 2, कई बार क्या होता है कि जैसे आप स्टूडेंट बने नहीं, अभी आप मेरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, आप मेरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट रखता हूँ। उस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए आप एक एंट्रेंस फी पे करते हैं, बराबर है, वो भी एग्जाम्प्ट होगी। भले आप अभी मेरे स्टूडेंट नहीं है बट वो भी एग्जाम्प्ट होगी। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम फी, वो भी एग्जाम्प्ट कंसिडर होगी। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब अब यहाँ पे रिसिपिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सप्लायर नहीं है, रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई भी सर्विस देंगे तो क्या एग्जाम्प्ट होगी? बिल्कुल नहीं, कोई भी सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होती है। तो सिर्फ कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट होती है? तो बेटा उसको एक बार हम एक काम करते हैं, यूँ समझा देता हूँ मैं। CBSE ऑनलाइन, सर ये क्या है बेटा? ये 6 सर्विसेज है वही एग्जाम्प्ट होती है। सी का मतलब क्या होता है? ये देखो C2 लिखा है, इसमें पहला C, इसका मीनिंग है कैटरिंग सर्विस। कैटरिंग सर्विसेज जो मिड डे मील प्रोविजन जो होते हैं ना, मिड डे मील जिसमें स्पॉन्सर गवर्नमेंट होती है, वो हो गई कैटरिंग सर्विसेज हो गई। और दूसरा C का मतलब है क्लीनिंग की सर्विसेज। तो इधर देखो कैटरिंग,
क्लीनिंग, बी का बस। बस की सर्विसेज भी कौन सी? पिक एंड ड्रॉप की। पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज जो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को उनके घर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनके घर तक ले जाए। और एस का मतलब है सिक्योरिटी, ये वॉचमैन वगैरह, ये सिक्योरिटी स्कूल के बाहर जो लगे हुए हैं। तो स्कूल के बाहर ये जो सिक्योरिटी है, ये स्कूल की बस आप देख रहे हो, ये हो गई आपके। ये क्लीनिंग करने वाले लोग जो क्लीनिंग करते हैं स्कूल में हमारे, बराबर है ये। और ये कैटरिंग की सर्विसेज देने वाले स्कूल्स वगैरह में, तो ये मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उसमें कैटरिंग वगैरह की सर्विसेज देते हैं ये लोग। ये सारी सर्विसेज अगर ये सारी सर्विसेज आपके हायर सेकेंडरी स्कूल या प्री स्कूल्स उनको दी जाएगी तो ही एग्जम्प्ट होगी, मतलब कैटेगरी ए वालों को दी जाएगी तो ही एग्जम्प्ट होगी। मतलब रिसिपिएंट जो है वो कैटेगरी ए वाले होने चाहिए। बी और सी को दी गई है तो एग्जम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ई का मतलब है एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। ये कैटेगरी ए, बी या सी तीनों में से किसी को भी दे तब भी एग्जम्प्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज कवर हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैं स्कूल हूँ या मैं कॉलेज हूँ या मैं यूनिवर्सिटी हूँ या मैं ICAI हूँ, कोई भी हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाना। उसके लिए इन भाई साहब से मैंने ये जो बिल्डिंग दिख रही ना, ये रेंट पे ली एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए। इनको मैं जो रेंट पे करूँगा वो एग्जम्प्ट होगा। ये भाई साहब पेपर सेट करते हैं, इनको जो भी मैंने पैसा दिया वो भी एग्जम्प्ट होगा। ये एग्जामिनर है, इनको जो भी पैसा दिया वो भी एग्जम्प्ट होगा, बराबर है। ये कॉपी चेक करने वाले एग्जाम्स की, इनको जो भी पैसा दूंगा वो भी एग्जम्प्ट होगा, बराबर। ये सब लोग मेरे एम्प्लॉय नहीं है तो ये मुझे सर्विस दे रहे हैं, इनको जो भी पैसा दूंगा वो एग्जम्प्ट होगा, चाहे मैं कोई सा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन ऊपर कैटरिंग और क्लीनिंग की सर्विसेज या बस की जो सर्विसेज मुझे मिलेगी वो पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विसेज जो होगी वो सिर्फ तभी एग्जम्प्ट होगी जब मैं कैटेगरी ए में कवर होता हूँ। एग्जांपल के लिए इधर देखना, ये स्कूल है, स्कूल का मालिक मैं हूँ, ये भाई साहब बस वाले हैं, ये अपनी बस मेरे स्कूल के लिए चलाते हैं। ये मुझसे 50,000 रुपया लेते हैं महीने का, और मैं अपने स्टूडेंट्स जितने भी नहीं सारे स्टूडेंट्स, इन लोगों से या फैकल्टी या स्टाफ से 1 लाख रुपया लेता हूँ महीने का। इनसे जो मैं 1 लाख रुपया लूँगा वो एग्जम्प्ट होगा क्योंकि मैं सप्लायर हूँ, ये लोग रिसिपिएंट हैं। ओके, तो ये जो ऊपर हमने पहले पढ़ा था कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सप्लायर है तो वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विस देगा एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जो 50,000 मैं इनको दे रहा हूँ वो भी एग्जम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल हूँ, बराबर है। तो ये जो मुझे सर्विस दे रहे हैं वो भी एग्जम्प्ट होगी। मैं 50,000 इनको दूंगा वो भी एग्जम्प्ट होगा। लेकिन इधर देखना, ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए मैं कॉलेज हूँ या यूनिवर्सिटी हूँ और मैं अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से 1 लाख रुपया लेता हूँ बस की सर्विस का, पिक एंड ड्रॉप का, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा 66A में जो ऊपर हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो भाई साहब है, ये जो मुझे सर्विस देंगे और मुझसे जो 50,000 लेंगे वो टैक्सेबल होगा क्योंकि मैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हूँ, ना मैं प्री स्कूल्स हूँ, ना अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल या उसके इक्विवेलेंट वाला कोई कोर्स करवा रहा हूँ, बराबर है। यहाँ पर मैं कॉलेज हूँ, सी कैटेगरी में कवर होता हूँ, तो यहाँ पर ये जो मुझे सर्विस देंगे वो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट आ जाओ, ऑनलाइन। ये ऑनलाइन का मतलब क्या? ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स की सर्विसेज। ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स की सर्विसेज अगर सी कैटेगरी वाले को प्रोवाइड की जाएगी, जर्नल्स पीरियोडिकल्स सी कैटेगरी वाले को प्रोवाइड की जाएगी तो ही एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नाउ ये आपके डू यू नो ए कोर्स इन ए कॉलेज लीड टू ड्यूअल क्वालिफिकेशन ओनली वन विच इज रिकॉग्नाइज बाय लॉ। मान लीजिए कि मैं रिकॉग्नाइज बाय लॉ कोई कोर्स करवा रहा हूँ, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने मेरे यहाँ पे ज्वाइन किया, आपने बोला महेश गौड़ सर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एफिलेटेड बाय गवर्नमेंट ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या ITC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपके यहाँ पे। मैंने कहा कि 20,000 फीस चार्ज करूँगा। मैं कितनी फीस चार्ज कर रहा हूँ बेटा? मैं आपसे 20,000 फीस चार्ज कर रहा हूँ। फिर आपने बोला सर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी आप सिखाते हैं। मैंने कहा यस, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे 5,000 चार्ज करूँगा। कितना चार्ज करूँगा बेटा? 5,000 चार्ज करूँगा। तो 5,000 पे GST लगेगा, 20,000 पे GST नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए मैंने कॉम्बो ऑफर कर दिया आपको, मैंने कहा 24,000 दीजिए जिसमें मैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी सिखाऊंगा जो उसका पार्ट नहीं है। तो ये मिक्स सप्लाई हो जाएगी और पूरे पे टैक्स लग जाएगा बेटा, मिक्स सप्लाई हो जाएगी, पूरे पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा बोर्डिंग स्कूल है, आप अपने बच्चे का एडमिशन मेरे बोर्डिंग स्कूल में करवाते हैं जिसके लिए मैं आपसे 2 लाख रुपीज़ लेता हूँ। कितना? ये बोर्डिंग स्कूल है मेरा, मैं आपसे 2 लाख रुपीज़ ले रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला कि भाई ये 2 लाख रुपीज़ में आपके बच्चे का रहना, खाना और एजुकेशन सब हो जाएगी यहाँ
पर। उस केस में ये कंपोजिट सप्लाई और प्रिंसिपल एलिमेंट एजुकेशन है, जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट है कैटरिंग सर्विसेज वगैरह। कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन। इधर देखना, दो केस लेता हूं मैं आपको। ये है कैटरिंग सर्विसेज, ये मेरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हायर सेकेंडरी स्कूल, मैं स्कूल हूँ, ये स्कूल की कैटरिंग है और स्कूल की कैटरिंग है और मैं ऑनर हूँ यहाँ का स्कूल का। अब यहाँ पर ये स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स, इनको मैं कैटरिंग की सर्विसेज देता हूँ, 500 रुपया लेता हूँ और इनको एक थाली या एक प्लेट खाने का मैं 500 रुपया चार्ज करता हूँ। ये लोग कैंटीन में खाना खाते हैं, ये मुझे 500 रुपीज़ देंगे, वो एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनको जो भी सर्विस दूंगा स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को वो पूरी एग्जाम्प्ट होती है। 66M है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोलता है? 66 क्लोज है। हाँ, नेक्स्ट केस क्या बोलता है, इधर देखना। मान लीजिए मैंने क्या सोचा, कौन कैटरिंग की मगजमारी करेगा, ये भाई साहब है, बराबर है। अब ये जो भाई साहब है मिस्टर एक्स, इन्होंने बोला कि भाई मैं आपको भाड़ा दूंगा, ये मुझे रेंट देंगे कि आपकी स्कूल में कैंटीन लगानी है मुझे, ये मुझे 50,000 रेंट पे कर रहे हैं, उस पर जीएसटी लगेगा। मैं सप्लायर हूँ, ये रिसिपिएंट। अब कैंटीन ये चला रहे, मैं नहीं चला रहा हूँ, कैंटीन इनकी। ये जो 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ से, उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर ये है और ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस जो अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल को दी जाती है, बराबर है, वो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस में दी जाएगी तो ही एग्जाम्प्ट होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस के बाहर देंगे तो टैक्स लग जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं कोई एनुअल फंक्शन करवा रहा हूँ अपने स्कूल का, उसके लिए मैंने कोई ऑडिटोरियम बुक किया, ये ऑडिटोरियम बुक किया, यहाँ के लिए मैंने सिक्योरिटी वगैरह ली, तो उस केस में जीएसटी चार्ज होगा। ओके, क्योंकि ये मेरे कैंपस में प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ओके, कोई डाउट? पक्का? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में पहला वेटरनरी सर्विसेज। वेटरनरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जानवरों की देखभाल करना, मतलब जिसमें एनिमल्स बर्ड्स दोनों कवर होंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब, इनके पास में ये डॉगी है, कुत्ता है, और ये अपने कुत्ते को कोई भी टीका वगैरह लगवाने के लिए जा रहे हैं ताकि इसकी तबीयत या फ्यूचर में कोई इसको कोई बीमारी ना हो जाए, और ये वेटरनरी हॉस्पिटल में लेकर के गए, यहाँ पे इन डॉक्टर ने देखो यहाँ पे इंजेक्शन लगाया इसके, तो ये जो भी पैसा चार्ज करेंगे डॉक्टर वो एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज है, बराबर है। जैसे कई बार पतंग वगैरह आप उड़ाते हैं तो कोई पक्षी वगैरह कट जाता है, जैसे ये पक्षी है, इनके चोट लगे, इनको आप लेकर के जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास में, जो जानवरों के डॉक्टर है या जो पशु पक्षियों के डॉक्टर है वो इनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो जो पैसा चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा आपके। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एटसेट्रा। ये स्टेम सेल्स होता है बेटा आपके, जब बच्चा कोई भी पैदा होता, बच्चा जब कभी भी कोई भी पैदा होता बच्चा, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके एक नाभि के वहाँ पे कनेक्ट एक नली होती है, बराबर है, उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, जो कोड होती है आपके। तो कई कोड ब्लड बैंक्स होते हैं जो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। वो प्रिजर्व करके रखने का रीज़न क्या होता है कि फ्यूचर में अगर उस बच्चे को कोई भी तकलीफ होता है उसके लिए उसकी एक वैक्सीन तैयार करने के काम में उसको लिया जा सके। एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल देखो, ये डॉक्टर है, इन्होंने देखो एक बच्चे को जन्म दिया है, यहाँ पे वीडियो दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बच्चे को जन्म हुआ है। अब ये कोड जो होते हैं ना वो ये उसको कट करते हैं, कट करके वो पूछते हैं पेरेंट्स से कि भाई इसको प्रिजर्व करके रखना या नहीं रखना। प्रिजर्व करके रखना तो कोड ब्लड बैंक में ये प्रिजर्व करके रखी जाती है, और कोड ब्लड बैंक जो पैसा चार्ज करेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगा आपके। नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में यहाँ पे क्या कवर होगा, हम इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर। अगर कोई भी क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट, मतलब हॉस्पिटल या कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, बराबर है, या पैरामेडिक्स का मतलब है कंपाउंडर, नर्स, ये देखो ये एक्सरे निकालने वाले लोग जो एक्सरे निकालते हैं, ये लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करने वाले, बराबर, उन लोगों की सर्विसेज हो गई। ये सब सर्विसेज पैरामेडिक्स में आती है। ये लोग जो हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज देंगे तो वो एग्जाम्प्ट होगी। तो कोई भी इंसान की हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, बट शर्त है कि वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें एक एम्बुलेंस की सर्विसेज भी कवर की गई। एम्बुलेंस चाहे हॉस्पिटल की हो या कोई सी भी हो, जैसे 108 वाली एम्बुलेंस भी होती है, ये देखो एम्बुलेंस जा रही है। अब ये जो एम्बुलेंस वाली सर्विसेज वगैरह होती है, ये पूरी की पूरी सर्विसेज आपकी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने हेल्थ केयर वर्ड यूज़ किया है। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मान लीजिए आपका क्यों ये लेते हैं ना, ये भाई साहब है, अब इनका चेहरा जो है जल गया है तो इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी है। ये मेरे पास में है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इनकी प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ, इनसे 10 लाख रुपया लेता हूँ, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि इनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। लेकिन ये भाई साहब इनको ऋतिक रोशन बनना, ये आए मेरे पास में, बोले मेरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से ऋतिक रोशन के जैसा बना दीजिए। अब मैं इनका चेहरा ऋतिक रोशन के जैसा बना रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपया लेता हूँ, उस पर जीएसटी चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है। सर यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज आती है? खाली एलोपैथी आएगी? नहीं बेटा, यहाँ पे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति इंक्लूडिंग बाबा रामदेव,
योगा से ठीक होगा वो भी इधर कवर होगा। तो योगा इनको कवर किया गया है, जो ये रिकग्नाइज्ड होते हैं बेटा। बाकी जो होते हैं ना ये आपके हीलिंग से जो करते हैं, रिकी हीलिंग से जो किया जाता है वो सर्विसेज, या झाड़ फूंक वाले बाबा वगैरह, वो सब यहाँ पे कवर नहीं होते, वो रिकग्नाइज नहीं माने जाते यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है रेंट ऑफ रूम। इसका मतलब क्या है, जैसे ये पेशेंट है, ये पेशेंट यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, और इन पेशेंट से हम 10,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिनमें इनका रहने का, इनका ट्रीटमेंट और खाने का, तीनों चीज़ें। तो जो इनको खाना दिया जाता है वो भी एग्जम्प्ट होगा, जो रहने के लिए पैसा लिया वो भी एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, इनका ट्रीटमेंट, वो प्रिंसिपल एलिमेंट है। बाकी सब एंसिलरी एक्टिविटी, कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इनके अटेंडेंट है, वो हमारे हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाते हैं, वो जो पैसा देंगे उस पर जीएसटी लगेगा। ये पेशेंट है, ये ओपीडी में मिलने आए मुझसे। ओपीडी होता है कि पेशेंट आता है, दिखाता है डॉक्टर को, हम मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं और वापस चला जाता है, एडमिट नहीं करते, वो एडमिट नहीं होते हैं, बराबर है। तो ये पेशेंट है, या उनके साथ ये अटेंडेंट है जो उनके साथ में आए, ये दोनों अगर हमारे कैंटीन में खाना खाते हैं, जो भी पैसा देंगे उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। ये एडमिट नहीं है हमारे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट केस आता है एक और। मान लीजिए हमारी ये जो पेशेंट है, इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। अब यहाँ पे इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना हमारे को, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए हमको कोई बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल मेरा मुंबई में है, ये दिल्ली के एक डॉक्टर है। मैंने इनको बोला सर आप कितना पैसा लोगे, इन्होंने बोला 8 लाख रुपीज़ लूँगा और हार्ट सर्जरी कर दूंगा मैं, बराबर है, और हार्ट ट्रांसप्लांट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इन पेशेंट से 10 लाख रुपीज़ लिया, 2 लाख रुपीज़ मैंने लिया, इनकी देखभाल हमको भी तो ऑपरेशन के बाद में करनी पड़ेगी, उसके लिए ये जो 10 लाख मुझे देंगे वो भी एग्जम्प्ट है, और जो 8 लाख मैं इन डॉक्टर को दूंगा वो भी एग्जम्प्ट है। ये डॉक्टर अगर मेरे एम्प्लॉई होते तब तो नेगेटिव लिस्ट में चला जाता, शेड्यूल 3 में, और एम्प्लॉय नहीं है, प्रोफेशनल फी दे रहा हूँ मैं इनकी, तब भी एग्जम्प्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड माना जाएगा ये। ओके, ये एम्बुलेंस की सर्विसेज जो गवर्नमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, बराबर है, उनकी बात हो रही है, वो भी एग्जम्प्ट होती है, बराबर। गवर्नमेंटल अथॉरिटी वगैरह, या हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं कई बार, बराबर है, तो वो सब एग्जम्प्ट होती है। तो ये एंट्री नंबर 3 और 3 ये पढ़ेंगे तब उसमें कवर कर लेंगे ना। नेक्स्ट है रीएबिलिटेशन सेंटर। रीएबिलिटेशन सेंटर का मतलब क्या होता है, देखो ये रीएब सेंटर है, और यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। अब रीएब सेंटर जो है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये संजू। अब संजू मूवी में आपने देखा होगा संजय दत्त का ट्रीटमेंट जो है वो रीएब सेंटर में चला। अब ये रीएब सेंटर है, मान लीजिए ये संजय दत्त का ट्रीटमेंट कर रहा है, या बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ आर्यन खान। आर्यन खान का लेटेस्ट केस आपने देखा ही होगा। मान लीजिए आर्यन खान के लिए जो है शाहरुख खान ने सोचा कि भाई रीएब सेंटर में भेजा जाए और इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, और ये मान लीजिए रीएब सेंटर हमारा है, उसमें ये भेजते हैं, जो एक ट्रस्ट है, बराबर है। अब रीएब सेंटर में हमको भी कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो सर्विस दे। हम शाहरुख खान जी से पैसा चार्ज करते हैं, कितना, 10 लाख रुपया, बराबर है। अब 10 लाख रुपया वो हमको दे रहे हैं, वो तो एंट्री नंबर 1 में एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन अब ये एक भाई साहब है जो प्रोफेशनल है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है इस चीज़ का, इनको हमने हायर किया कि भाई आर्यन जी का ये जो है काउंसलिंग, केयर काउंसलिंग आप ही करोगे, इनका ड्रग्स का जो आदत वगैरह है, या जो भी छोटी मोटी आदत है, उन सबको आप ही छुड़ाओगे। बोले ठीक है। अब ये जो है ये हमें सर्विस दे रहे हैं, वो पूरी पूरी जो है एग्जम्प्ट होगी। मैं इनको जो भी 5 लाख 6 लाख रुपया दूंगा, पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा, वो यहाँ पे कवर है। तो कोई रीएबिलिटेशन प्रोफेशनल अगर सर्विस देता है ट्रस्ट को, या मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट को, बराबर है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ये रीएब सेंटर जो इस्टेब्लिश बाई गवर्नमेंट है, उनको कौन से सर्विसेज, रीएबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग, सच अदर सर्विसेज, पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी। ओके, अब हम गवर्नमेंट की सर्विसेज पे आते हैं, बट गवर्नमेंट की सर्विसेज से पहले बेटा मैं यहाँ पे कुछ और सर्विसेज कवर करना चाहूँगा। पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, देन उसके बाद हम गवर्नमेंट की सर्विसेज पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज है ना, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इधर देखो, इन चार्ट से मैं आपको करवाऊँगा। ये चार्ट आपकी इस बुक में ऑलरेडी है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये वाली सर्विसेज लेंगे हम पहले, एक लेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये वाली सर्विसेज लेंगे। इन सब के चार्ट आपके ये बुक्स में दिए हुए हैं। तो ये चार्ट क्या, समरी चार्ट है, जिसमें मैंने एग्जम्पशन, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये सब यहाँ पे कवर किया है बेटा। ओके ना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, बाय रोड, बाय एयर, बाय वेसल्स और बाय रेल। चारों को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे इस चार्ट के अंदर। ओके, बाय रोड में भी क्या है, एक तो जीटीए होता है आपके, एक कुरियर होता है, एक अदर में मतलब हाथ गाड़ी वगैरह हो गई,
ऑटो रिक्शा से जो है गुड्स को लाना ले जाना जो होता है ना, टेम्पो, छोटा टेम्पो, उनसे लाना ले जाना, वो सब चीज़ें। सबसे पहले हम बाई रोड ले रहे हैं बेटा। बाई रोड में सबसे पहले जीटी आता है। अब जब जीटीए का केस हो तो आपको क्या देखना है कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये सर्विस किसको दे रहा है, रिसिपिएंट कौन है। सबसे पहले आप ये देखोगे, रिसिपिएंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया गवर्नमेंट के, वो है, या लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपलिटी वगैरह है, या गवर्नमेंटल एजेंसीज है। क्या इनमें से कोई रिसिपिएंट है, ये जो सर्विस दे रहा है वो इनमें से किसी को दे रहा है, कौन, जीटीए, बराबर है। तो बोले यस, इनमें से कोई रिसिपिएंट है। तो फिर आपको देखना ये लोग रजिस्टर्ड है क्या, और ये जो रजिस्टर्ड है वो किसके लिए रजिस्टर्ड है। टीडीएस काटते हैं ये लोग इस वजह से रजिस्टर्ड है क्योंकि ये टीडीएस डिडक्टर है। ये टीडीएस काटेंगे अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट करेंगे तो, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी तो ये टीडीएस काटेंगे। तो इसकी वजह से इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, या फिर ये अदर सप्लाई करते हैं और इनका टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो उसकी वजह से इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया। तो रीज़न क्या है रजिस्ट्रेशन लेने का इनका, तो मालूम चला कि इन्होंने सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, तो जीटीए जो भी इनको सर्विस देगा वो एग्जेम्प्ट होगी एंट्री नंबर 21B में। बट अगर मान लीजिए कि अदर सप्लाई भी करते हैं, खाली टीडीएस डिडक्ट करते हैं इस वजह से रजिस्टर्ड नहीं है, ये अदर सप्लाई भी करते हैं, तो फिर उस केस में ये केस आगे चलेगा। आगे क्या होगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में। दूसरा केस आएगा कि रिसिपिएंट कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब 7 स्टार, रजिस्टर्ड फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, सॉरी, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, और आपके बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इनमें से कोई भी रिसिपिएंट है, बोले नहीं इनमें से नहीं है, तो मतलब वो अदर्स की कैटेगरी में जीटीए जो भी सर्विस देगा वो 21A में एग्जम्प्ट हो जाएगी। बोले नहीं इनमें से कोई रिसिपिएंट है, इनमें से कोई रिसिपिएंट है, तो फिर आपको यहाँ पर सीधा टैक्स नहीं लगा देना। आपको यह देखना है कि जीटीए जो गुड्स लेकर के जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है जिस गुड्स का, वो गुड्स कौन सा है, वो गुड्स क्या स्पेसिफाइड गुड्स है, यस, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 21 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब क्या होता है, इधर देखना बेटा, एक छोटे से एक कहानी से समझाता हूँ मैं इसको। मान लीजिए आप अपने ऊपर एक कहानी लीजिए ताकि आपको याद रहे, ये नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है स्पेसिफाइड गुड्स के। आप एक बार मिलिट्री की ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, आप में जोश रहता नहीं मुझे फौज में जाना है, और मिलिट्री की ट्रेनिंग करने के लिए जैसे आप पहुँचते हैं आपकी रैगिंग होती है। रैगिंग कैसे होती है, आपको रोज़ सुबह खेतों में भेजा जाता था। ये देखो खेत है ना, खेत, इन खेतों में आपको रोज़ सुबह भेजा जाता था, बराबर है। सर खेतों में क्या करेंगे हम, ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे। क्या डालोगे, ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे। ऑर्गेनिक मैन्योर डालने के लिए आपको खेतों में भेजा जाता था और बोला जाता था आते वक्त दाल, चावल, दूध, नमक, ये सब आपको लेकर के आने, मतलब फूड स्टफ ये लेकर के आने। लाने के बाद में ये जो मिलिट्री के कैंप लगे हुए ना, इन हर एक कैंप में आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यूज़पेपर और मैगजीन आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर एक जगह पे बाढ़ आ गई, इंडिया में बाढ़ आ गई तो रिलीफ मटेरियल भेजना था। सारा का सारा रिलीफ मटेरियल आपने ट्रक में लोड किया, बाकी के लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आप इससे काम करवा रहे थे, आपने ट्रक में लोड किया सारा का सारा रिलीफ मटेरियल। और जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट आपने लोड किए थे ट्रक के अंदर। आपको लग गया यार इतना काम तो नहीं हो पाएगा हमसे, और आपने उस वक्त सोचा कि चलो सीए ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, और आप सीए करने के लिए आ गए। मतलब सीए मिलिट्री के काम से ज़्यादा ईजी है, इन शॉर्ट, बराबर है। अब इस कहानी में जिन जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है वो सब एग्जम्प्ट होती है, अगर चाहे वो जीटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हो, चाहे रेल के थ्रू, चाहे वेसल्स के थ्रू, तीनों में से किसी के थ्रू भी हो। तो इधर देखो, सबसे पहले आप खेतों में गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खेत एग्रीकल्चर, वहाँ पर आपने ऑर्गेनिक मैन्योर डाला, ऑर्गेनिक मैन्योर, आते वक्त दाल चावल लेकर के आए, फूड स्टफ, फ्लोर, पल्सेस, राइस, मिल्क, बराबर है। फिर आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर आपने डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स लोड किए, रिलीफ मटेरियल लोड किया। इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड गुड्स बेटा। अगर आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो स्पेसिफाइड गुड्स से यस तो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 21 में, नो तो सर फिर तो टैक्स लगेगा नहीं। फिर आपको ये देखना है कि भाई जो एक कंसाइनमेंट जा रहा है, जो सिंगल गुड्स कैरियर्स में है, बराबर है, उसका अमाउंट कितना चार्ज किया गया, फ्रेट कितना चार्ज किया गया। तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज ऑन ए कंसाइनमेंट इन सिंगल गुड्स कैरियर्स वो 1500 रुपये तक है, तो एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा हुआ तो टैक्स लगेगा। और या फिर ग्रॉस अमाउंट चार्ज पर सिंगल कंसाइनी वर्ड आ जाए तो सिंगल कंसाइनी से जो आप ले रहे हैं वो 750 या उससे कम है तो एग्जम्प्ट।
तो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, यस तो एग्जाम्प्ट होगा 21 में, बोले नो तो फिर टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज में। तो टैक्स रेट अगर 5% है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में दे दिया गया तो आरसीएम आएगा, और नहीं तो 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आते कुरियर एजेंसी का केस हो, हमेशा टैक्सेबल होगा। अदर देन जीटीएन कुरियर एजेंसी होगा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 18 में। जैसे ये छोटा टेम्पो बराबर, इससे मैं माल बेचता हूँ तो ये जीटीए नहीं है। ये हाथ गाड़ी से मैं माल लेकर के जा रहा हूँ, ये जीटीए नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पर इनको जो मैं गुड्स भेज रहा हूँ और इनको जो मैं पैसा दूंगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो एग्जम्प्ट होगा। बाई एयर, बाई एयर के अंदर याद रखना बेटा, यहाँ पर फ्रेट ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड विद इन इंडिया। विद इन इंडिया आप माल भेजोगे, चाहे रिलीफ मटेरियल भेजो चाहे कोई सा भी मटेरियल भेजो, विद इन इंडिया बाई एयर भेज रहे हो, टैक्स लगेगा बेटा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया से, इंडिया में कोई गुड्स आ रहा है, जैसे कि इधर देखना, ये जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में माल लेकर के आ रही है, बराबर है। ये देखो एयरपोर्ट पे उतरी है ये फ्लाइट। अब ये जो फ्लाइट है, इससे जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है उसके लिए मुझे भाड़ा तो देना पड़ेगा ना एयरलाइंस को, वो भाड़ा पूरा एग्जाम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19 में। लेकिन अगर मैं इंडिया से बाहर माल भेज रहा हूँ तो ये दूसरी फ्लाइट है जो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, तो अब यहाँ से इंडिया से बाहर माल लेकर के जा रही है ये वाली फ्लाइट। अब बेटा कॉमन सेंस की बात है, ये फ्लाइट अगर इंडिया के बाहर माल लेकर के जा रही है तो मुझसे भाड़ा तो लेगी, वो फ्रेट एग्जाम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19A में, बराबर है। अब यहाँ पे आ जाओ एक और केस, बाई वेसल्स। बाई वेसल्स में क्या होगा, बाई वेसल्स में पहले लेते हैं हम एक्सपोर्ट का। ये वेसल से ये इंडिया से बाहर माल लेकर के जा रहा है, मैं गुड्स मुंबई से यूएसए भेज रहा हूँ इस वेसल्स के थ्रू, मैं इस वेसल को जो भी भाड़ा दूंगा वो एग्जाम्प्ट होगा 19B में। पॉइंट नंबर 2, ये वेसल्स जो है यूएसए का है, यूएसए का वेसल्स इंडिया में माल लेकर के आ रहा है, मेरा गुड्स लेकर के आ रहा है, मैं इसको जो भाड़ा दूंगा वो टैक्सेबल होगा। वेसल्स अगर मतलब सप्लायर है वेसल्स अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है तो मेरी लायबिलिटी होगी टैक्स पे करने की, आरसीएम है। और वेसल्स अगर मान लीजिए यूएसए का नहीं इंडिया का था, जो यूएसए गया हुआ था गुड्स को छोड़ने के लिए, गुड्स को अनलोड करने के लिए, वहाँ पर गया हुआ था यूएसए, वापस आ रहा था तो मैंने अपना गुड्स इसके थ्रू मंगवा लिया, तो मतलब जो सप्लायर है वो टैक्सेबल टेरिटरी का है, वेसल्स इंडिया का है, बराबर। वो मेरा माल यूएसए से लेकर के आ रहा है, इनको जो मैं पेमेंट करूंगा उस पर भी टैक्स लगेगा, एग्जम्प्ट नहीं है बट फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। तो वेसल्स यूएसए का तो आरसीएम, इंडिया का तो फॉरवर्ड चार्ज में, बराबर है ना। नेक्स्ट आते हैं फ्रेट ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। अब विद इन इंडिया अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो इधर देखना बेटा, मान लीजिए ये इंडिया है, बराबर है, और ये मुंबई से मुझे केरला को गुड्स भेजना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, कि यहाँ से एक वेसल से जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है, मुंबई आएगा, मुंबई से वो केरला जाएगा, केरला से वो श्रीलंका जाएगा, इस वेसल्स के थ्रू भेज दूँ, या इंडिया का जो वेसल्स इनलैंड वाटरवेज जिसको बोलते हैं हम, इनलैंड वाटरवेज, उसके थ्रू यहाँ से यहाँ पे भेज दूँ। अगर इनलैंड वाटरवेज जो इंडिया का वेसल से जो आउटसाइड इंडिया नहीं जाता, खाली इंडिया के पानी में घूमता है, उसके थ्रू अगर मैंने गुड्स भेजा तो वो एग्जाम्प्ट होता है, वो पूरा एग्जाम्प्ट होता है, बराबर है, एंट्री नंबर 18 में। लेकिन ये जो गुड्स है जो आउटसाइड इंडिया से आ रहा है इंडिया में, और ये फिर तमिल ये केरला भी जाएगा, केरला के बाद में ये कहाँ पे जाएगा, आपके श्रीलंका भी जाएगा, उस केस के अंदर बेटा, उस केस के अंदर ये जो पैसा चार्ज करेगा मुझसे वेसल्स, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ये इनलैंड वाटरवेज नहीं है, उस केस में क्या होगा, तो आ जाओ जरा देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज है तो एग्जाम्प्ट एंट्री नंबर 18 में। अदर केसेस है तो रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे मटेरियल वो लेकर के जा रहा वेसल्स विद इन इंडिया, या कोई स्पेसिफाइड गुड्स जो हमने पढ़ा था अभी, स्पेसिफाइड गुड्स जीटी के टाइम पर, उनमें से कोई है तो एग्जाम्प्ट एंट्री नंबर 20 में। अदरवाइज फिर टैक्स लगेगा, और ये टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा यहाँ। अब ये टैक्स किस में लगेगा, तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। ओके, कोई डाउट। अब एक एंट्री नंबर 19C भी नहीं आई है बेटा, वो लॉन्चिंग का, कि जैसे हमारे यहाँ पर जो है इसरो रॉकेट लॉन्च करता है, तो कोई भी रॉकेट लॉन्च करने की सर्विस दी जाती है। अब रॉकेट भी एक तरह से गुड्स हो गया, जो सेटेलाइट वगैरह भी गुड्स हो गए, जो रॉकेट के थ्रू कहीं और भेजी जाएगी, बराबर, वो आउटसाइड इंडिया ही जाती है एक तरह से देखा जाए तो उनको लॉन्चिंग करने की जो सर्विसेज होगी वो भी एग्जाम्प्ट होती है 19C में ना। अब बारी आती है रेलवे की।
रेलवे के थ्रू अगर गुड्स का आप ट्रांसपोर्ट करते तो क्या होगा, रेलवे के थ्रू अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते तो टैक्स लग जाएगा, और अगर विद इन इंडिया सप्लाई करते हैं तो रेलवे इक्विपमेंट, रेलवे मटेरियल या स्पेसिफाइड गुड्स है तो एग्जम्प्ट होगा, अदर केसेज है अदर गुड्स है तो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। बराबर है, ये आपका यहाँ पर इसका गुड्स का कंप्लीट होता है। अब गुड्स के बाद में आते हैं बेटा अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को भी मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में आपको क्या देखना है, पहले देखना है बाई एयर हो रहा है, बाई रेल है, बाई वेसल से या बाई रोड है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं आप, तो इधर देखो बाई एयर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आपको ये देखना है कि एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग प्लेस कौन सी। एम्बार्किंग मतलब जहाँ से आप चढ़ोगे, और डिसएम्बार्किंग मतलब जहाँ पे आपको उतरना है। जो आप एयरलाइंस का टिकट बनाते हो तो आप उसमें लिखते हैं ना फ्रॉम और फिर टू, तो फ्रॉम या टू दोनों में से कोई भी एक जगह अगर सतना या बागडोगरा वेस्ट बंगाल की, तो उस टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बागडोगरा जो वेस्ट बंगाल में, इनमें से कोई एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग प्लेस है तो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एक भी प्लेस चाहे एम्बार्किंग हो चाहे डिसएम्बार्किंग हो, इनमें से कोई भी है तो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट बाई रेल जा रहे हो तो रेल में आपको ये देखना है रेल कौन सी है, मोनो रेल है, ट्रामवे या मेट्रो है, इनमें से कोई है तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। बराबर। अदर ट्रेन है, कोई दूसरी ट्रेन है, जैसे ये देखो ये क्या मोनो रेल है, ये ट्रामवे बराबर है, और ये मेट्रो है। अब इनमें से कोई ये तो एग्जम्प्ट है, लेकिन आपकी ट्रेन ये वाली है पैसेंजर ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन में भी आपने टिकट कौन सी क्लास का बनाया है, फर्स्ट क्लास का बनाया या एसी का, ये एसी कोच है, ये फर्स्ट क्लास है, इसका टिकट बनाया तो जीएसटी लगेगा। इनके अलावा किसी का बनाया, जैसे ये सेकंड स्लीपर है पैसेंजर ट्रेन, ये सेकंड स्लीपर है, इसका टिकट आपने बनाया तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, फिर बारी आती है वेसल्स की। अब वेसल्स जो है एक्चुअली यहाँ पे शिप या क्रूज आना चाहिए जनरली, वो ज़्यादा अच्छा रहता है बराबर, बट वेसल्स को ही मान करके चलिए। इनलैंड वाटरवेज है, इंडिया के पानी में अगर चलने वाला है कोई भी बराबर है, तो इंडिया के पानी में चलता तो क्रूज नहीं होना चाहिए, टूरिज्म पर्पज़ के लिए नहीं होना चाहिए। टूरिज्म पर्पज़ के लिए क्रूज वगैरह तो जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट है। इंक्लूडिंग क्रूज वगैरह तो टैक्स लग जाएगा। इनलैंड वाटरवेज है, जैसे कि नदियों के अंदर चल रहा है बराबर, मुंबई से मुझे पोर्ट ब्लेयर जाना है, मुंबई से मुझे गोवा जाना है, बट वो क्रूज़ नहीं है, क्रूज़ से नहीं जा रहा हूँ मैं बराबर है। ये यॉट वगैरह होती है बराबर है, यह बोट होती है जो लेकर के जाती है पैसेंजर वगैरह को, वो है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा। अब बारी आती है बाई रोड की। बाई रोड में आपको देखना होगा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है या नॉन एसी स्टेज कैरिज है तो एग्जम्प्ट होगा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या होता है, जैसे रिलायंस है, इनके साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मेरी खूब सारी गाड़ियां जो इनके लिए चलेगी 6 महीने 8 महीने, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10 दिन 20 दिन 50 दिन के लिए, कि इनको कहीं घूमने फिरने जाना है या अपने एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए मेरी गाड़ी चाहिए, या कोई साइट पर काम चल रहा है वहाँ पे जो है एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए मेरी गाड़ी चाहिए, डायरेक्टर्स को लाने ले जाने के लिए चाहिए, तो इन्होंने मुझसे एक डील की, मैं इनको एसी बसेस देता हूँ हायरिंग पे, तो जो एसी बसेस दे रहा हूँ उस पर जीएसटी लग जाएगा, नॉन एसी दूंगा तो नहीं लगेगा, उसको होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। बट कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स में याद रखना रेडियो टैक्सी नहीं आएगा, चार्टर्ड प्लेन वगैरह ये सब नहीं आएंगे बराबर है। तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी बट नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। या नॉन एसी स्टेज कैरियर्स, स्टेज कैरियर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी बस जिसका एक रूट फिक्स होता है बराबर, जैसे मुझे ये वॉल्वो बस है, ये बस चलती है मुंबई से बेंगलोर, तो इसका एक रूट फिक्स है, कोई भी टिकट खरीद करके उस रूट में जो भी बस स्टैंड है वहाँ पे जाकर के वेट करेगा, ये वहाँ पे रुकेगी, इसके स्टॉपेज फिक्स होते हैं, वहाँ से चढ़ेगा, तो जो टिकट खरीदेगा उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर ये जो स्टेज कैरियर्स है ये अगर नॉन एसी है तो नहीं लगेगा, ये एसी बस है तो लगेगा। ओके, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा होता है अगर बराबर है, मीटर कैब या ऑटो रिक्शा तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। तो ये मीटर कैब और ऑटो रिक्शा होगा बराबर है तो एग्जम्प्ट हो जाता है। अच्छा, ये आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी यहाँ पे कवर कर लिया बराबर है। अब आते हैं हम गवर्नमेंट सर्विसेज में, कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है उस केस में क्या होगा ना। अब बारी आती है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी एडमिन, मतलब गवर्नमेंट जो सर्विसेज देगी वो टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है बेटा, इसके अंदर इस चार्ट में हमने करीब करीब सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की कवर कर ली है। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज। सबसे पहले चीज़, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो सर्विस दे रही है आपको, या यूनियन टेरिटरी जो सर्विस दे रही है, वो सर्विस कौन सी वो आप सबसे पहले देखोगे। वो सर्विस क्या पोस्टल डिपार्टमेंट की है, सर्विस प्रोवाइडेड बाई पोस्टल डिपार्टमेंट, तो वो सर्विस क्या पोस्टल डिपार्टमेंट वाली सर्विस है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में भी कौन सी सर्विसेज है, सील वाली है, सील का मतलब स्पीड पोस्ट,
एक्सप्रेस पार्सल, एक्ट एज एन एजेंट या लाइफ इंश्योरेंस, इनमें से कोई सर्विसेज है? बोले यस, या अदर सर्विस। अदर सर्विसेज है तो एग्जाम्प्ट है, चाहे किसी को भी दो। इनमें से कोई सर्विसेज है तो देखो रिसिपेंट कौन है, गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी है तो एग्जाम्प्ट है, अदर्स है तो टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में। अब इधर समझना बेटा ध्यान से। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पोस्ट ऑफिस है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को कुछ कुरियर वगैरह करवाना, कुछ स्पीड पोस्ट करवाना, मैं इनके पास में गया, इन्होंने मुझसे 100 रुपया लिया और 100 रुपये पे जो भी होगा ये जीएसटी भी चार्ज करेंगे मुझसे, जीएसटी चार्ज करेंगे क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट को स्पीड पोस्ट करवाती तो एग्जाम्प्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, मैं आईपीओ लेकर के आ रहा हूँ, मेरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मेरी कंपनी के आईपीओ के लिए मैंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस जो है उसको अपना एजेंट बना लूँ। मैंने पोस्ट ऑफिस को बोला कि भाई जगह जगह आप मेरे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लोग फॉर्म भरेंगे, पैसा आपको जमा कराएंगे, आपसे हम पैसा कलेक्ट कर लेंगे और हम आपको कमीशन देंगे। तो ये पोस्ट ऑफिस जो है ये हमारा काम कर रहा है एजेंट की तरह, ये एक हमारा एजेंट बन गया। इनको हम जो भी कमीशन देंगे उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट का एजेंट बनेंगे और गवर्नमेंट इनको जो भी कमीशन देगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। रीज़न क्या, गवर्नमेंट को पोस्टल डिपार्टमेंट अगर एजेंट की सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट को पोस्टल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी सर्विस देगा वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है हमेशा। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा किसी को देंगे तो सील वाली होगी तो टैक्स लगेगा। एस का मतलब स्पीड, एस का मतलब स्पीड पोस्ट, ई का मतलब एक्सप्रेस पार्सल, ए का मतलब एक्ट एज एन एजेंट, एल का मतलब लाइफ इंश्योरेंस। ओके ना, नेक्स्ट है सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स। एयरक्राफ्ट और वेसल्स रिलेटेड कोई भी सर्विसेज होगी टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, चाहे रिसिपेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस अगर कोई भी देता है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स की सर्विस देती है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, बट सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 15 to 21B जो अभी हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर का भी हमने पढ़ा, उनमें अगर कोई कवर है तो एग्जाम्प्ट, अगर उनमें कवर नहीं है तो फिर टैक्सेबल होगी और टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ओके ना, नेक्स्ट आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट से हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं और हम उनको जो पेमेंट करेंगे उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आप बिजनेस एंटिटी है तो ही टैक्स लगेगा, बिजनेस एंटिटी नहीं है तो पूरा एग्जाम्प्ट होगा। मान लीजिए मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, उसके लिए एक फंक्शन रखना है, मुझे शादी का फंक्शन रखना है और मैंने ये म्यूनसिपलिटी इनसे ये ऑडिटोरियम बुक किया शादी के डांस फंक्शन वगैरह के लिए, ये ऑडिटोरियम बुक किया, इनको मैं जो भी भाड़ा दूंगा वो पूरा एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूँ, मैं बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूँ। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर अदर पर्सन को दी जाती तो एग्जाम्प्ट होगी, बट रिसिपेंट अगर बिजनेस एंटिटी है तो क्या होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लो, ये एक बिजनेस एंटिटी है मिस्टर एक्स जो प्रोफेसर आईडीटी का है, मैं भी आईडीटी का प्रोफेसर हूँ, बराबर है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, दोनों के दोनों हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे सिचुएशन देखना बेटा, ये जो है म्यूनसिपलिटी, इनसे हमने ऑडिटोरियम बुक किया। अब ये म्यूनसिपलिटी हम दोनों से जो भाड़ा चार्ज करेगा वो 5,000 रुपये तक है तो एंट्री नंबर 9 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 5,000 से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा। मान लेते हैं म्यूनसिपलिटी ने हमसे 10,000 रेंट लिया, अब 10,000 रेंट लिया, अगर वो रेंट मुझसे लिया, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो टैक्स आरसी में लगेगा। अगर वो रेंट इनसे लिया, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स फिर फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। सप्लायर यहाँ पे कौन है, म्यूनसिपलिटी, रिसिपेंट कौन है, ये भाई साहब, टैक्स कौन पे करेगा, डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपलिटी। मेरे केस में डिपार्टमेंट को टैक्स मैं पे करूँगा। तो इधर देखो रिसिपेंट बिजनेस एंटिटी है तो ग्रॉस अमाउंट 5,000 रुपये तक है तो एग्जाम्प्ट है, और अगर 5,000 तक नहीं तो फिर देखो कि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, बोले यस तो टैक्स आरसी में, नो तो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में। तो इस सर्विस को हम नाम देते पार्ट, PART, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स की सर्विस ये, और पी का पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस। इन पार्ट के अलावा अदर सर्विसेज किसी को भी दो, बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी दो, वर्डिंग्स पे ध्यान दे दो बेटा, बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी दो हमेशा एग्जाम्प्ट होगी। तो अदर सर्विसेज अदर देन बिजनेस एंटिटी दी गई है तो हमेशा एग्जाम्प्ट होगी, और बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो एग्जाम्प्ट होगी या नहीं होगी वो देखते हैं नेक्स्ट केस में। आपको ये देखना है कि जो अदर सर्विसेज है जो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है वो इनमें से किसी कैटेगरी में आ रही है, इन चार में से। पहला है रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 47 में। ये क्या होता है ध्यान से सुनना। मान लीजिए बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, ये एक फैक्ट्री है मेरी, इस फैक्ट्री में ये मशीन है, मशीन का रेगुलर बेसिस पे मुझे चेक करवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये काम इस पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, नहीं तो कोई भी मजदूर यहाँ पे काम करेगा उसकी जान को खतरा हो सकता है।
ये सर्टिफिकेट मुझे गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, बराबर है। नेक्स्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मार्केट में जब लॉन्च होता है मुझे लेबोरेटरी में पहले टेस्ट करवाना पड़ता है, और ये लेबोरेटरी मान लो मैं गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में टेस्ट करवाता हूँ तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है। ये मेरे सारे एम्प्लॉई है, इनका हेल्थ चेकअप वगैरह मुझे रेगुलर बेसिस पे करवाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट अगर मुझे ये सर्विसेज दे रही है हेल्थ चेकअप वगैरह की, तो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी। ओके ना, नेक्स्ट आता है इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। सर ये बिजनेस एंटिटी से क्या लेना देना है, इसका बहुत बड़ा लेना देना है बेटा। मान लीजिए कि मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, क्योंकि ये सर्विस इंडिविजुअल के लिए एग्जम्प्ट होती है, रिसिपिएंट इंडिविजुअल होना चाहिए, लिख लो यहाँ पे। इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ मान लीजिए, और ये टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, खूब सारी गाड़ियाँ दिख रही है, ये सब गाड़ियाँ मेरी है, ये खूब सारे ड्राइवर्स हैं, इन ड्राइवर का जो है लाइसेंस मैंने बनवाया, कमर्शियल लाइसेंस। लाइसेंस देखो, टैक्सी वगैरह चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, नॉर्मल लाइसेंस काम नहीं आता। इन सब का कमर्शियल लाइसेंस मैंने बनाया और मैंने आरटीओ को पैसा दिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, यहाँ पे कवर हो गया, एग्जम्प्ट। आम आदमी अपना लाइसेंस बनाता है, उस पर वैसे भी जीएसटी नहीं लगता बेटा, वो तो अदर सर्विसेज में ही एग्जम्प्ट हो गया पहले ही, एंट्री नंबर 6 में। केस नंबर 2, मेरे ये जो ड्राइवर हैं इनमें से मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, इनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद में इनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह मैंने बनवाया, उसके लिए जो पैसा दिया एग्जम्प्ट है। ये कुछ फीमेल भी मेरे यहाँ पे काम करती है, मैटरनिटी लीव पे ये जाते हैं, मैं इनको, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि मैटरनिटी लीव इनको दी जाएगी, और साथ में इनका जो बच्चा होगा उसको पहले बच्चे की डिलीवरी का सारा खर्चा हम उठाएंगे, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट बच्चा पैदा हुआ, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया उसके लिए जो हमने पैसा दिया वो भी एग्जम्प्ट होगा यहाँ पर। ये मेरे अकाउंटेंट है, इनको मैंने IFRS वगैरह की ट्रेनिंग के लिए USA भेज रहा हूँ, इनके लिए मैंने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया, बराबर है। उसके लिए जो भी खर्चा उठाऊंगा मैं, जो भी खर्चा करूँगा मैं पासपोर्ट वीज़ा का, सारा खर्चा तो मेरी कंपनी ने किया, वो पूरा एग्जम्प्ट होगा, बट शर्त में एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके, चलो, टॉलरेटिंग ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉमन सेंस की बात है, गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोले महेश गुड ये आपका मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट है, मेट्रो का ये जो है पूरा काम आपको करना है। अभी मेट्रो का काम मुझे दे दिया गया और मैंने बोले 1 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने 1 साल में काम कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो गया तो वो डैमेजेस मुझे बेयर करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को वो जो भी डैमेजेस मैं पे करूँगा उस पर GST चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेज। ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए गाय भैंसों का तबेला मेरा, घोड़ों का नहीं, अस्तबल नहीं, गाय भैंसों का तबेला मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ कि यार इन गाय भैंसों को इतने को चारा खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये देखो पीछे जगह दिख रही पहाड़ी एरिया जहाँ पे खूब सारी घास वगैरह है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि ये जो एरिया है ये मुझे लीज पे दे दिया जाए 5 साल के लिए, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन। अगर मैं इंडिविजुअल फार्मर हूँ, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह नहीं हूँ, इंडिविजुअल फार्मर हूँ, और मुझे गवर्नमेंट ने कोई नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन दी, मतलब मैं गवर्नमेंट मुझे बोलती है भाई हम आपसे 10 लाख रुपया लेंगे, वो जो 10 लाख मैं पे करूँगा उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है यहाँ पर। ओके, अब इनके अलावा गवर्नमेंट अगर या लोकल अथॉरिटी ये मुझे कोई सर्विस देते हैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा था। अगर मेरा प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है, वो क्रॉस कर रहा था तो टैक्स लगेगा, वो क्रॉस नहीं कर रहा था तो एग्जम्प्ट होगा। तो मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट जो है लेस देन इक्वल टू प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर मेरा लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है तो एग्जम्प्ट होगा। एंट्री नंबर 7 में 9, तो फिर देखना होगा ग्रॉस अमाउंट कितना है, 5000 या इससे ज़्यादा है, बराबर या कम है, तो 5000 उससे कम है, यस तो एग्जम्प्ट होगा। एंट्री नंबर 9 में 9 तो फिर टैक्स लगेगा RC में। बट बेटा और भी मैं आपको बता दूँ 4 सर्विसेज और है जो एग्जम्प्ट होती है गवर्नमेंट की, उनको मैंने अलग से लिखा। रीज़न क्या है कि इसमें लोकल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट आएगा। गवर्नमेंट अगर सप्लायर होगा तो ही एग्जम्प्ट होगा, लोकल अथॉरिटी यहाँ पे कवर नहीं है। कौन कौन सी है, पहली सर्विसेज आती है गारंटिंग दी लोन टेकन फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, बराबर है, वो यहाँ पे कवर होगी। ये अगर ये वाली सर्विसेज दी जाती है, जो सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, रिसिपेंट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एग्जाम्पल से समझना बेटा, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनको लोन चाहिए, मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं इनको लोन देने को तैयार हूँ कि मैं 100 करोड़ का लोन दूंगा, बट क्वेश्चन ये है गारंटर कौन बनेगा। तो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, ये बोलते हैं हम गारंटर बनेंगे, हम गारंटी देते हैं। मैंने कहा ओके, मैंने इनको लोन दिया। अब इधर देखना केस क्या है, गवर्नमेंट ने गारंटी दी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। गवर्नमेंट क्या फोकट में गारंटी देगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखो गवर्नमेंट को कमीशन दे रहा है 5 लाख रुपया, ये देखो कमीशन जा रहा है गवर्नमेंट की पॉकेट में, तो गवर्नमेंट के पास कमीशन गया,
ये कमीशन एग्जम्प्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रही है गारंटर बनने की और बदले में जो कंसिडरेशन ले रही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। केस नंबर 2, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाला टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर, ये जियो है। अब ये रिलायंस जियो है, अब इनको टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर ही है, अब इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी की सर्विस चाहिए। अगर इन्होंने 1 अप्रैल 2016 से पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी के राइट्स ले लिए गवर्नमेंट से, तो एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद लेंगे तो टैक्सेबल है। इसलिए देखो, राइट्स जियो ने पहले ले लिए और 2016 में बाद में जियो लॉन्च किया था नवंबर दिसंबर के आसपास में, बराबर। राइट्स पहले ले लिए थे इन्होंने और वो एग्जम्प्ट हो गया था उस टाइम। उसके बाद में कोई भी लेगा, इस डेट के बाद में कोई भी लेगा तो टैक्स लग जाएगा 1 अप्रैल 2016 के बाद में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विस दे रही इंस्पेक्शन एंड अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो। इधर देखो, ये टाटा है, टाटा का गुड्स जो है फॉरेन से इंडिया में आया और यहाँ पे पोर्ट पे रखा हुआ है। मैं कस्टम ऑफिसर हूँ। अब रतन टाटा जी मुझे बोलते हैं गौड साहब ये गुड्स क्लियर करना। मैंने कहा रतन टाटा जी कल तो संडे है और संडे को तो आपको मालूम है कोई काम करेगा नहीं, तो मंडे तक मैं क्लियर करवाता हूँ। बोले नहीं सर अर्जेंट है, अभी कभी क्लियर करवाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर हॉलीडे पे भी मुझे काम करवाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पर इनके लिए हॉलीडे पे भी काम करेगी, वर्किंग आवर्स के बाद में भी काम करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऑफिसर्स को डेप्यूट करेगी क्लियरेंस के लिए, बराबर है। इन जो कंसाइनमेंट इनका इंस्पेक्शन वगैरह करना और क्लियर करना, उसके लिए गवर्नमेंट मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लेती है। ये जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस जो होंगे ना, वो एग्जम्प्ट होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो रतन टाटा ये जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस देंगे उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इंस्पेक्शन अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो किसी भी पर्सन को दिया जाए, मतलब टाटा वगैरह, एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट है असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी। स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर है, रेसिपेंट ईआरसीसी एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। उस केस में क्या होगा सर, ये क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। इधर देखो बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है बेटा, ओके। ये ईआरसीसी में हूँ, मैं क्या हूँ बाद में बताता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिलायंस है, रिलायंस को माइंस वगैरह दिए लीज पर 10 करोड़ रुपए में। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कौन रिलायंस से बार बार पैसा मांगता रहेगा, करता रहेगा। उन्होंने मुझे बोला महेश गौड़, हम रॉयल्टी कलेक्शन का राइट तुमको दे रहे हैं, तुम रिलायंस से पैसा कलेक्ट करके अपने पास में रख लेना, वो तुम्हारा पैसा है, तुम अभी हमको एक लमसम अमाउंट दे दो। मैंने कहा ओके। मैंने गवर्नमेंट ने मुझे राइट्स ट्रांसफ़र किए, ये सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूँ। राइट्स क्या दिए, रॉयल्टी कलेक्ट करने का रिलायंस से। मैंने इनको 8 करोड़ रुपया दिया। 8 करोड़ पे जीएसटी लगता है बेटा 1.44 CR, बराबर है। गवर्नमेंट मुझे क्या बोलती है, महेश गौड़ हम तुम्हारा ये जीएसटी एग्जम्प्ट कर देंगे, बट एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है, बोले तुम रिलायंस से जब टैक्स कलेक्ट करोगे जीएसटी, वो तुम डिपार्टमेंट को पे करोगे फिर सीधा। मैंने कहा यस। बोले वो अमाउंट कम से कम 1.44 CR होना चाहिए, इससे ज़्यादा। इससे कम हुआ ना तो डिफरेंस अमाउंट तुम पे करोगे महेश गौड़, मतलब ईआरसीसी पे करेगा। मैंने कहा ओके। रिलायंस ने मुझे, पहला केस, रिलायंस ने मुझे मान लीजिए 10 करोड़ रुपीज़ दे दिया और मैंने 1.8 CR का जीएसटी कलेक्ट किया। ये डिपार्टमेंट है, मैं डिपार्टमेंट को जो डिपॉजिट कर रहा हूँ टैक्स, वो 1.8 CR है, जो ज़्यादा है, जो मेरा एग्जम्प्ट हुआ था उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.44 CR का एग्जम्पशन मिलेगा मुझे। मान लीजिए मैं रिलायंस ने मुझे बोला भाई हम दिवालिया हो चुके, हमारे पास पैसा नहीं है महेश गौड़ तुझे देने को, हम तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ रुपये देंगे। उस पर मुझे जीएसटी रिलायंस ने पे किया 1.26 CR। अब यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, महेश गौड़ हमने तुम्हारा एग्जम्प्ट जीएसटी कितना किया था, मैंने कहा 1.44 CR। बोले एक काम करो बेटा, इतना जीएसटी तुमको चाहिए ही चाहिए, तो आपने रिलायंस से कितना कलेक्ट किया। मैंने कहा जी रिलायंस से मैंने कलेक्ट किया 1.26 CR। बोले ये और इसके साथ में आप पे करो, क्योंकि मैं रिसिपेंट हूँ तो आरसीएम बोलते हैं इसको, रिसिपेंट पे कर रहा है, आरसी में आप पे करो डिफरेंस अमाउंट 0.18 CR, ताकि 1.44 CR मिनिमम हमको मिले। ओके, उस केस में डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को। इसको यहाँ पे समझो बेटा। सप्लायर स्टेट गवर्नमेंट है, रिसिपिएंट ईआरसीसी है। सर्विस क्या दे रहा है गवर्नमेंट, असाइनिंग राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच बाई माइनिंग लीज होल्डर्स। जीएसटी डिपॉजिट बाई माइनिंग लीज होल्डर, जो मैं जीएसटी डिपॉजिट कर रहा हूँ, मान लो पहले वाला एग्जांपल 1.8 CR, वो ज़्यादा जीएसटी जो मेरी एग्जम्प्ट हुई थी 1.44 CR से। बोले यस,
तो मुझे एग्जम्पशन मिलेगा 65B का। कौन सा? ये वाला, ये 65B में आता है, एग्जम्प्ट होगा अमाउंट। बट अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, नो, मतलब जीएसटी जो एग्जम्प्ट है वो तो 1.44 CR और जो डिपॉजिट करवाई वो है 1.26 CR, मतलब डिफरेंस अमाउंट 0.18 CR। तब जो डिफरेंस अमाउंट है ERCC शेल पे द डिफरेंस अमाउंट अंडर RCM बेटा। ओके, तो ये आपके गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज भी हमने यहाँ पे कवर कर ली बेटा। एक एंट्री नंबर जो है 4 और 5 की है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर कोई सर्विस देती है 243W और 243G की, बराबर है कौन से आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एग्जम्प्ट होती है बेटा। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारी ये गवर्नमेंट वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ रहा हमारा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर सबसे पहली चीज़ है सप्लायर कोई भी हो, बराबर है, और वो जो सर्विस दे रहा है वो है ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए सर्विस दी जा रही है। तो कौन सी सर्विस दे रहे हो? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में ये घर बन रहे हैं पीछे, और मैं यहाँ पे प्योर लेबर की सर्विस दे रहा हूँ। मतलब देखो मटेरियल मेरा नहीं है, मटेरियल वगैरह सब जो गवर्नमेंट वगैरह उन्हीं का है, मैं सिर्फ प्योर लेबर की सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सर्विस दे रहा हूँ लेबर, प्योर लेबर की, या इरेक्शन के लिए दे रहा हूँ, कमीशनिंग के लिए दे रहा हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए दे रहा हूँ, कंप्लीटिंग के लिए दे रहा हूँ, एनी अदर काइंड ऑफ ओरिजिनल वर्क या फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, उनके लिए दे रहा हूँ। तो जो भी पैसा मुझे मिलेगा पूरा पूरा एग्जम्प्ट है। अब आता है सिंगल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये तो हो गया हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के लिए। अब ये जो है अंबानी जी आए, बोले गौड साहब हमारे लिए जो एक अंटिला बना दो। मैंने कहा अंटिला तो आपके एक तो बना हुआ है, बोले एक और अंटिला बना दो और कॉन्ट्रैक्ट में आपको देता हूँ। मैंने कहा कि रेती सीमेंट सब मुझे लाना, बोले नहीं सब नहीं लाना, रेती सीमेंट वगैरह सब हमारे पास में रहेगी, टाइल्स वगैरह हमारी रहेगी, आपको सिर्फ प्योर लेबर की सर्विस देनी है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैं प्योर लेबर की सर्विस से किसी ऐसे पर्सन को दे रहा हूँ जो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनवाना चाहता है। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब होता है कोई एक ऐसा घर, चाहे वो 10 माले का हो, चाहे 1 माले की बिल्डिंग हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, चाहे बंगलो, कोई भी हो, एक ऐसा घर जिसमें एक परिवार रहता है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर पूरी बिल्डिंग का एक ही है, पानी का मीटर पूरी बिल्डिंग का एक ही है, बराबर है, वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट कहलाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हूँ, अब किस पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ? कंस्ट्रक्शन के लिए, इरेक्शन के लिए, कमीशनिंग के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क, उसके लिए दे रहा हूँ। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के केस में तो एग्जम्प्ट होगा। इसका मतलब अगर अंटिला मैं रिपेयर करूँगा तो टैक्स लग जाएगा, लेकिन अंटिला अगर मैं बनाता हूँ मुकेश अंबानी जी के लिए तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या दे रहा हूँ? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल। अब इधर देखना बेटा, मैं किसान हूँ, ये खेत है मेरे और ये ट्यूबवेल है। अब ये जो ट्यूबवेल है इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अब ये देखो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगे हुए बड़े बड़े, ये खंभे दूर लोकेशन पे लगे हुए हैं, मेरे खेतों तक बिजली आ ही नहीं रही है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी उनके पास गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, उसका मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बराबर, ये लोग जो ऑथराइज्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इनके पास गया। इनके पास जाकर के मैंने बोला भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके थोड़ा सा एक्सटेंड करके मेरे खेतों तक ले आओ ताकि मुझे बिजली मिल सके। इन्होंने बोला ठीक है हम ले आएंगे, बट उसके लिए 1 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे। 1 लाख रुपीज़ जो मैं इनको पे करूँगा उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा, बराबर है। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू दी ट्यूबवेल फॉर एग्रीकल्चर यूज़, और ट्यूबवेल के साथ साथ वेल भी कवर होता है बेटा यहाँ पर। ओके ना, 41A 41B बेटा ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था RCM चैप्टर के अंदर। कौन सा? फ्लोर स्पेस इंडेक्स लॉन्ग टर्म लीज वाला केस, उसमें कवर कर लिया था बेटा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमारी ये वाला पार्ट हो गया, ये 16 कर लेते हैं, ये नहीं हुआ था। 16 क्या है? कोई भी एयरलाइंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग बाई एयर एम्बार्किंग फ्रॉम एंड टर्मिनेटिंग टू एट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये क्या बोलना चाहता बेटा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं ये एयरलाइंस है MG एयरलाइंस, इस MG एयरलाइंस का मैं मालिक हूँ, बराबर है। MG एयरलाइंस से गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि महेश को रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट हमने बनाए हैं काफ़ी सारे, आप उनके लिए एयरलाइंस चलाइए। मैंने कहा भाई साहब आपका रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट है, एक है मुंबई से किशनगढ़, अब मुंबई से किशनगढ़ फ्लाइट जाएगी, कोई खास पैसेंजर नहीं मिलते, मैं घाटे में जाऊंगा,
तो सॉरी, मुझे नहीं चलानी उस रूट पे फ्लाइट। अब मेरे जैसे कई लोग हैं जो ना बोल देंगे, गवर्नमेंट ने लालच दिया, बोले महेश गौड़ सर मान लीजिए कि आपकी कॉस्ट है 10 लाख रुपया, 3 लाख आपको पैसेंजर से मिल जाएगा, 7 लाख का जो गैप है वो हम फिल करेंगे वाइबिलिटी गैप फंडिंग से। मैंने कहा ओके ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग से उन्होंने मेरा गैप फिल किया। वाइबिलिटी गैप फंडिंग से वो जो मुझे पैसा देंगे 7 लाख रुपीज़, वो एग्जाम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ फ्रेंड्स, अब ये जो प्रोविजन है ना, पहले 1 ईयर के लिए था, बाद में इसको 3 ईयर्स के लिए कर दिया गया कि जब भी कोई रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट बनेगा उसके 3 साल तक ये एग्जम्पशन मिलेगी। बाकी ये सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी हमारी हो गई है, ये उसका चार्ट। नाउ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीआई अगर कोई भी सर्विसेज देती है, ये जैसे आरबीआई जो कोई भी सर्विसेज देती है वो एग्जम्प्ट होती है। अब आरबीआई किसको सर्विसेज देती है बेटा? गवर्नमेंट को देती है, एडवाइजरी कमेटी में होती है गवर्नमेंट की, या आरबीआई सर्विस देती है शेड्यूल बैंक वगैरह को, तो वो जो भी सर्विसेज देगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर हम आरबीआई को सर्विस देंगे तो टैक्स लग जाएगा बेटा। ओके ना, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज। इधर देखना बेटा, मैं किसी को अगर लोन देता हूँ, मैं चाहे कोई भी हूँ, बिजनेसमैन भी हो सकता हूँ, मैं बैंक भी हो सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता हूँ, मैं कोई भी हो सकता हूँ जो बिजनेस एंटिटी वगैरह है। मैं अगर किसी को लोन देता हूँ, बराबर है, और मैं जैसे ये भाई साहब है, मैंने इनको लोन दिया 10 लाख रुपए का, मैंने इनसे इंटरेस्ट लिया 1 लाख रुपीज़, वो जो इंटरेस्ट में ले रहा हूँ उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लाड, LAD लाड, लोन एडवांस डिपॉजिट, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। बट शर्त ये कि वो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का हुआ तो टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे डिस्काउंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसका जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो भी इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। खाली इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, इसका मतलब अगर लोन की कोई प्रोसेसिंग फी वगैरह चार्ज की जा रही है, अदर फीस चार्ज की जा रही है, उन सब पे जीएसटी लगेगा बेटा। दूसरा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अगर हो रही है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैंक और बैंक ये दोनों के बीच में आपस में, या बैंक या ऑथराइज डीलर इनके बीच में आपस में, या ऑथराइज डीलर और दूसरा ऑथराइज डीलर इनके बीच में आपस में अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है, ये जो सर्विसेज होती है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर बैंक डीलर, डीलर बैंक, बैंक बैंक डीलर डीलर इनके बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो ना। सर्विस अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, सर्विस अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना जो होती है वो पूरी की पूरी आपके एग्जम्प्ट रहेगी बेटा। किसको दी जा रही है? सप्लायर बैंकिंग कंपनी है, रिसिपेंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है। कार्ड रिलेटेड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एक्वायरिंग बैंक। इधर देखना बेटा, ये पेंटालून्स का शोरूम है, मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गया, तो मैंने शॉपिंग की, मान लीजिए 2000 रुपीज़ की, 2000 रुपीज़ की शॉपिंग की, तो मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। ये देखो कार्ड में स्वैप कर रहा हूँ, तो कार्ड से पेमेंट हो रहा है, तो अब मालूम है, देखो इधर पेंटालून्स जो है उसका बैंक पेंटालून्स का खाता भी तो होगा बैंक में। पेंटालून से इसका बैंक अकाउंट जो है वो कौन सी बैंक में, मान लेते हैं आपके ओबीसी बैंक में, ये ओबीसी बैंक है, इसमें अकाउंट है। अब जब मेरे अकाउंट से पैसा 2000 रुपीज़ ओबीसी बैंक में इनके अकाउंट में जाएगा तो बैंक सेटलमेंट चार्जेस लेगा, और ये सेटलमेंट चार्जेस किससे लेगा बेटा? ये पेंटालून्स से लेगा। अब पेंटालून्स जो ये सेटलमेंट चार्जेस पे करेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट शर्त है कब नहीं लगेगा सेटलमेंट चार्जेस पे, अगर जो कार्ड स्वैप कर रहे हैं उसमें जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन जो अमाउंट डाला जा रहा है वो 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का ना हो। इसका मतलब 2000 पे मान लीजिए कि 2% सेटलमेंट चार्जेस लेता है बैंक, तो जो 40 रुपीज़ बैंक लेगा किससे? पेंटालून से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर मान लीजिए आपने 3000 की शॉपिंग की और 3000 का स्वैप किया, तो 3000 का 2% 60 रुपीज़ जो बैंक चार्ज करेगा पेंटालून से, उस पर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि स्वैप करने पे जो अमाउंट डाला जा रहा है पर ट्रांजैक्शन वो 2000 से ज़्यादा का है ना। इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में, कहाँ पे? रूरल एरिया में, पहले हम बैंकिंग कंपनी का केस ले लेते हैं। ये बैंकिंग कंपनी है, इनकी ब्रांच है रूरल एरिया में, गाँव में इनकी ब्रांच है, और मैं इस बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता हूँ। मैं अगर बिजनेस फैसिलिटेटर हूँ या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, मैं जो भी सर्विस इनको दूंगा वो पूरी एग्जम्प्ट होगी। इवन यहाँ तक कि मेरा कोई एजेंट है, ये मेरा एजेंट है, ये मुझे सर्विस देता है, मैं बिजनेस फैसिलिटेटर हूँ, मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, ये मेरा एजेंट मुझे सर्विस देगा, वो भी एग्जम्प्ट होगा। अगर मैं किसको दे रहा हूँ? बैंक को सर्विस दे रहा हूँ, और बैंक कहाँ पे? रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में नहीं। पॉइंट नंबर 2,
मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इस इंश्योरेंस कंपनी को मैं बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस दे रहा हूँ। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसको मैं जो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस दूंगा वो एग्जम्प्ट होगी। लेकिन यहाँ पर मेरा एजेंट जो मुझे सर्विस देगा, किसका, बिजनेस फैसिलिटेटर का या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट जो सर्विस देगा वो टैक्सेबल होगी। यहाँ पर वो टैक्सेबल होगा अगर इंश्योरेंस का केस है। बैंकिंग के केस में एग्जम्प्ट होती है बेटा। ओके ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है कि जैसे दुबई है, हांगकांग है, उनके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हमारे इंडिया में SEZ के अंदर रहता है। तो जो लोग यहाँ पे सर्विस सेंटर ओपन करते हैं उनको रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, या अदर रेगुलर अपॉइंटेड फॉर रेगुलेशन ऑफ IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हो, या फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग वो रेसिडेंट हो आउटसाइड इंडिया अंडर फेमा एक्ट, या रजिस्टर्ड अंडर IRDA हो, या सेबी ने परमिट कर रखा हो अंडर सेबी गाइडलाइंस उनको। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो सर्विस देते हैं किसको, कोई ऐसे पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, बराबर है, और जो पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में आ रहा है, करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज़, फॉरेन करेंसी में आ रहा है तो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जो होती है इसमें कुछ नाम याद रखने हैं बेटा आपको। कौन सा, सर्विस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सोचा कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन करके अपना खाता खुलवा लेता हूँ, एक ही बार मुझे अमाउंट देना पड़ेगा। मैंने 10 लाख रुपया एक बार दे दिया, अब रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, अगर मैं ऊपर निकल लिया तो मेरी फैमिली को क्लेम मिलेगा। तो जो मैं 10 लाख रुपया दूंगा, कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा, उस पर GST चार्ज नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 29, 29A, 29B, तीनों एक ही साथ ले रहा हूँ बेटा। 29 है एयरफोर्स, नेवी, बराबर, और आर्मी के लिए, बराबर है। 29 है कोस्ट गार्ड के लिए। 29B है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए। प्रोविजन सेम ही है, इसलिए एंट्री अलग अलग टाइम पे तो अलग अलग एंट्री नंबर है बेटा। ये क्या बोलना चाहता, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी आर्मी, नेवल या एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है वो सर्विस दे रहा है मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, तो वो एग्जम्प्ट होगा। क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो है ना, ये आपके आप देख रहे हैं पीछे मिलिट्री इतना सब कुछ कर रही है, बराबर है, देश के लिए। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, बराबर है। अब इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। वो जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उनमें अगर इनका इंश्योरेंस करवाया जाता है और उसमें जो प्रीमियम दिया जाएगा उस पर GST चार्ज नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा, बराबर है। तो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 36 क्या बोलता है, टाइम पे कुछ स्कीम्स निकाली थी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस की, उनमें अगर आप कंट्रीब्यूशन में देते हैं, उनमें अगर आप पॉलिसी लेते हो तो GST नहीं लगेगा। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर 2 lakhs। इसका मतलब लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम में अगर 2 लाख रुपये तक का अश्योर्ड अमाउंट है तो ही एग्जम्प्ट है, अगर 3 लाख का अश्योर्ड अमाउंट है तो टैक्स लग जाएगा, 1 लाख का अश्योर्ड अमाउंट है तो एग्जम्प्ट होगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, बराबर है। तो ये स्कीम्स के नाम एक बार रीड कर लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला C जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखना। अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज है, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको। पहला है ESIC, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्सन गवर्न अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये अगर सर्विस देता है, देखते जाना, एक ये सर्विस देता है। दूसरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो, ये सर्विस देता है। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय जो है वो एक कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं आपकी सैलरी का एक पार्ट काटूंगा, उतना अमाउंट मैं अपनी तरफ से मिलाऊंगा और वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करूंगा, ताकि आपको बाद में रिटायरमेंट के टाइम पर या जब जॉब छोड़े तो आपको बेनिफिट मिल सके उसका। तो ये जो पैसा मैं डालूंगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए, कोल माइंस वाले एम्प्लॉय इधर कवर नहीं होते, तो उनके लिए अलग से निकाला गया कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी एग्जम्प्ट होगा। इसके अलावा नेशनल पेंशन ट्रस्ट जो है उसके अंदर, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल पेंशन ट्रस्ट, ये नेशनल पेंशन ट्रस्ट है, ये अपने मेंबर्स को सर्विस देती है, बराबर है। और इनको मेंबर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फी पे करते हैं, वो फी पे GST नहीं लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेबी, ये सेबी जो है वो सर्विस देती है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
मार्केट को के रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाने के लिए, लोग उनको फॉलो करते नहीं करते उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये जो सर्विस सेबी प्रोवाइड करती है, सब की सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी बेटा। ओके, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम एक बार आपको याद रखने होंगे। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बेटा, जनरल इंश्योरेंस में तो ये सब अलग अलग नाम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम निकली थी, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली क्या याद रख लेना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि ये लेटेस्ट आई है बेटा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर लेना एक, बराबर है, बस ठीक है, 2 बहुत है। री इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या बोलना चाहता है कि एंट्री नंबर 35 और 36 में ये जो आपने इंश्योरेंस पढ़ा है, ये 35 और ये 36 बराबर है। ये लोग अगर री इंश्योरेंस करवाते, ये इंश्योरेंस कंपनियां भी आगे इंश्योरेंस करवाती कई बार, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अगर आगे री इंश्योरेंस करवा रही है तो इन इंश्योरेंस कंपनीज को भी आगे पैसा देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। नाउ पेंशन स्कीम्स में 2 पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना, उसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन दोगे तो एग्जेम्प्ट होगा, और एक है पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम थी अभी हमने पढ़ी, वैसे स्टेट पेंशन स्कीम वो भी एग्जेम्प्ट होगी। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते तो क्या होगा, इधर देखना बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या यूनियन टेरिटरी है, या लागेगा। ला का मतलब लोकल अथॉरिटी, गे का मतलब गवर्नमेंटल एंटिटी, जी ए का मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटी, बराबर है। तो गे, गा, ला, यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट, ये लोग रेसिपिएंट हैं, और इनको मैं प्योर सर्विस दे रहा हूँ, मतलब मटेरियल में नहीं, सिर्फ प्योर सर्विस। ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जगह जगह बस डिपो बनाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल लेता है म्यूनसिपलिटी का, लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल लेते हैं, ये म्यूनसिपलिटी है, महाराष्ट्र की म्यूनसिपलिटी है, मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका जगह जगह बस डिपो बनाना चाहती है। बस डिपो बनाने के लिए मुंबई महानगर पालिका मुझे बोलती है, महेश बोर्ड सर आप सर्विस देंगे क्या? अब ये जो बस डिपो बना रहे हैं, नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम तैयार करवा रहे हैं, ये सब क्या आर्टिकल 243W और गाँव में हो रहा तो आर्टिकल 243G में कवर होती है। तो आर्टिकल 243W और 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है, किसको, गवर्नमेंट या लागेगा को, कौन से, प्योर लेबर, प्योर लेबर, प्योर लेबर, प्योर लेबर, मतलब प्योर सर्विस, प्योर सर्विस, प्योर सर्विस, तो वो एग्जाम्प्ट होगी। तो अब इधर देखना, मुझे म्यूनसिपलिटी ने बोला कि ये बस डिपो आपको बनाना है, मैंने कहा मटेरियल भी मुझे लाना है, बोले नहीं मटेरियल हम देंगे, आपसे अपनी कीमत बताओ लेबर की। मैंने कहा जी 1 करोड़ रुपया लूंगा, बोले ठीक है, वो 1 करोड़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंट्री नंबर 3 में याद रखना आर्टिकल 243G और 243W। अब पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट मुझे बोलती है नहीं नहीं गॉड साहब थोड़ा बहुत मटेरियल आपको भी लाना होगा, तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा 5 करोड़ रुपीज़ लूँगा मैं, बोले ठीक है। अब 5 करोड़ का मटेरियल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मटेरियल उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू इस 5 करोड़ के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स जो मैं यूज़ करूँगा लेस देन इक्वल्स टू 25% ऑफ 5 करोड़ है, बराबर कितना, 1.25 CR, या वो और उससे कम, बराबर। तो फिर ये 5 करोड़ एग्जाम होगा, उससे ज़्यादा हो तो ये 5 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा पूरे पे। ये है 3A। ओके, नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। इधर देखना बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है। मैं गवर्नमेंट एंटिटी हूँ, मैं इनको कोई सर्विस दे रहा हूँ, कोई भी सर्विस दे रहा हूँ, जैसे इनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह रख रहा हूँ या कुछ और सर्विसेज में अगर इनको दे रहा हूँ, बदले में ये मुझे ग्रांट देंगे। क्या देंगे? ग्रांट। ये मुझे जो ग्रांट देंगे वो ग्रांट एग्जम्प्ट होगी, बराबर है। तो जो ग्रांट होगी वो पूरी पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ व्हीट, राइस एंड कोर्स ग्रेन अंडर PDS सिस्टम। PDS सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल। इधर देखना, ये राशन की दुकान है बेटा, ये राशन की दुकान है। मैंने लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से कि राशन की दुकान का लाइसेंस मुझे दे दे। अब देखो ये पब्लिक की भीड़ दिख रही है आपको, ये सब राशन लेने के लिए आए मेरे पास में। मैं इनको केरोसिन देता हूँ, कोर ग्रेन्स देता हूँ, शुगर देता हूँ, और आपके अपने ये राइस वगैरह देता हूँ, व्हीट, गेहूँ वगैरह देता हूँ। ये सब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ गवर्नमेंट के बिहाफ पर। बदले में गवर्नमेंट मुझे कमीशन देगी, या फिर गवर्नमेंट मुझे 20 रुपये में देती है ये सारे प्रोडक्ट, वो बोलती है 22 रुपये में बेच दो आगे, तो 2 रुपया मेरा कमीशन हो गया एक तरह से। उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा।
इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जो होती है ये अगर किसी भी कंपनी की किसी भी स्कीम में इंश्योरेंस ले ले, किसी भी स्कीम में इंश्योरेंस ले ले, ये अगर ये प्रीमियम बेयर कर रहे पूरा पूरा एग्जाम्प्ट होगा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स उन सबका इंश्योरेंस करवा लिया जाए। सबका इंश्योरेंस गवर्नमेंट करवा रही है, गवर्नमेंट जो है वो खर्चा बेयर करेगी। और ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में ये इंश्योरेंस करवाती है, पुलिस वालों का इंश्योरेंस करवाती है या किसी का भी इंश्योरेंस करवाती है, किसी भी स्कीम में जो प्रीमियम ये पे करेगी उस पूरे पे ही जीएसटी नहीं लगेगा। अगर बर्डन गवर्नमेंट बेयर कर रही है, प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है तो। ओके नाउ ये एंट्री नंबर 72 में अमेंडमेंट आया है। एंट्री नंबर 72 क्या बोलती है? सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को अगर आप कोई सर्विस देते हैं, सर्विस कौन सी? ट्रेनिंग वगैरह की, आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, बराबर है। उस केस के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करती है वो एग्जाम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जो सर्विस आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है सर? इसमें अमेंडमेंट ये आ गया कि पहले ये था कि पूरा एक्सपेंडिचर एक तरह से गवर्नमेंट बेयर करती थी, बराबर। अभी उन्होंने अमेंडमेंट क्या कर दिया कि सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम for which 75% or more of the total expenditure is borne by central government, state government and union territory। इसका मतलब 75% और उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बेयर करती है या यूनियन टेरिटरी बेयर करती है तो ही ये एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके तो 75% और मोर ये याद रखना आपको। ओके सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। जो जीएसटीएन है वो जो सर्विस देता है कैसे, क्या? रिटर्न अपलोड करने की, बराबर है, रिटर्न फाइलिंग की, इन सब की वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है बेटा। लीजिंग सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज क्या बोलता है ध्यान से सुनना। ये प्लॉट दिख रहा है पीछे, प्लॉट, ये प्लॉट है एसआईडीसी का, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, बराबर, ये वाला प्लॉट। और ये जो प्लॉट है दूसरा वाला, ये किसी एंटिटी का है, बराबर, जिसमें 20% या उससे ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट की है। ओके एक अंडरटेकिंग और एनी ऑफन एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी उनकी है। ये जो केस है, ये जो केस है यहाँ पे, ये जो सप्लायर है, ये लोग सप्लायर है। रिसिपेंट कौन है? इंडस्ट्रियल यूनिट। मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ इस प्लॉट पर, तो मैं क्या करता हूँ कि ये प्लॉट लीज पे खरीदना चाहता हूँ, लीज पे खरीद रहा हूँ। वो लीज पीरियड अगर 30 ईयर्स और मोर है, 30 साल या उससे ज़्यादा का है, तो मैं जो भी लीज का पेमेंट दूंगा वो पूरा एग्जाम्प्ट होगा। बट शर्त ये कि पेमेंट अपफ्रंट डिसाइड हो जाए, बराबर है। फिर भले मैं उसको इंस्टॉलमेंट में दूंगा तब भी चलेगा, बट डिसाइड अपफ्रंट हो जाए और मैंने वो पे किया या पे कर रहा हूँ, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? जिस पर्पज़ के लिए मैं प्लॉट लूँगा, इंडस्ट्रियल प्लॉट, उसी पर्पज़ के लिए मैंने उसको यूज़ किया। ओके नेक्स्ट आते हैं आगे बेटा। लीगल सर्विसेज आरसीएम के टाइम में हमने डिस्कस कर ली थी बेटा, बराबर है ना। स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होता है? स्पॉन्सरशिप सर्विस में यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जो स्पॉन्सर, अगर आप कोई भी ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट्स जो ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनके नाम एक बार रीड कर लेना खाली बेटा, ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें अगर आप स्पॉन्सर बने तो जीएसटी नहीं लगेगा, वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट होगा। कौन? पंचायत युवा केंद्र खेल अभियान, इंटर यूनिवर्सिटी। आइए देखो, ये पंचायत युवा केंद्र खेल अभियान, पंचायत दिख रही है पीछे, क्रिकेट वगैरह करवा रही है, टूर या कोई भी अलग अलग स्पोर्ट्स करवा रही है। इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और इट्स एफिलेटेड फेडरेशन, स्पेशल ओलंपिक भारत, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डीफ या पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। ये अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करे, स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसमें अगर आप स्पॉन्सर बने तो जीएसटी नहीं लगेगा। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट अगर परफॉर्म कर रहा है, बराबर है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है, जैसे इधर देखो, ये एक आर्टिस्ट है, ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये कोई म्यूजिक परफॉर्म कर रहा है, म्यूजिक वगैरह या डांस या थिएटर, बट कौन सा म्यूजिक? देखो तबला बजा रहे हैं जाकिर हुसैन साहब, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए, ये तबला बजा रहे हैं जाकिर हुसैन साहब, बराबर है। बांसुरी, बराबर है, बांसुरी का, तो ये क्या फोक डांस या क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल ड्रामा ये परफॉर्म करें तो ये एग्जाम्प्ट होगा, और वो भी तब
जब पर परफॉर्मेंस 1,50,000 तक चार्ज किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा चार्ज किया तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा बेटा, पूरे पे टैक्स लग जाएगा। तो जाकिर हुसैन साहब एक प्रोग्राम में आए हमारे यहाँ पर, हमने इनको 1,40,000 दिया, पूरा एग्जाम्प्ट है, 1,60,000 दिया, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, ये क्लासिकल म्यूजिक है। नेक्स्ट ये कथक डांस कर रही है हेमा मालिनी जी, हम इनको अगर 1,50,000 दे रहे हैं, पूरा एग्जाम्प्ट है, 160 देंगे, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट शर्त है कि ये लोग ना एज ए ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर ये एज ए ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म करेंगे तो टैक्स लग जाएगा बेटा। ओके, अमाउंट नॉट मोर देन 1,50,000 तो एग्जाम्प्ट होगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है NSDC, उसका जो भी प्रोग्राम होगा उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। दूसरा, इसके अलावा असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है वो भी एग्जाम्प्ट होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके अंदर भी अगर जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा। राइट टू एडमिशन टू एंड वेरियस इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, राइट टू एडमिशन का मतलब होता है एंट्री टिकट, एंट्री 2 लिखा हुआ आ जाए ना, उसका मतलब होता है एडमिशन 2 लिखा हुआ आ जाए, उसका मतलब होता है एंट्री टिकट। तो अगर कोई भी म्यूजियम, नेशनल पार्क वगैरह में जाते हैं, जैसे ये म्यूजियम है, ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये टाइगर रिजर्व, ये जू, इनमें अगर आप एंट्री करते हैं, इनका एंट्री टिकट पे GST नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये कुंभलगढ़ का किला है, ये जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला है। अब ये जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इनमें अगर आप एंट्री करते हैं, तो एंट्री टिकट लोगे उस पर GST नहीं लगेगा। एडमिशन टू एन इवेंट, या कोई भी सर्कस, कोई भी डांस या कोई भी थिएटर वगैरह हो रहा है, कोई भी ड्रामा हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, पेंजेंट म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है, या रिकग्नाइज या अनरिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, या प्लेनेटोरियम की बात हो रही है, इनमें से कोई भी केस हो रहा है, एंट्री टिकट अगर 500 रुपये तक का है, 500 रुपये तक का, तो GST नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा का हुआ तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा। याद रखना, मूवी थिएटर इधर कवर नहीं होता है। ओके चलो, समझ में आया बेटा यहाँ तक, दैट्स गुड। ना अब आते हैं सर्विस बाई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बोलना चाहता है कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अगर अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विस देते तो वो एग्जाम्प्ट होगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है जरा देखते हैं, इन्होंने क्या क्या सर्विस कवर की है। बाई वे ऑफ रीअम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ए ट्रेड यूनियन। एज ए ट्रेड यूनियन अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन वगैरह देते हैं किसी यूनियन वगैरह में, ट्रेड यूनियन में, तो उस पर GST नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ GST। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनना। ये एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है और आप सब उसके मेंबर हैं, आप सब उसके मेंबर्स हैं ट्रस्ट के। और आपने क्या ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन किया 10 लाख रुपए का, किस पर्पस के लिए क्या, कि एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो एक्टिविटी की जाए, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की, अनाथ बच्चों के लिए। ये अनाथ बच्चे हैं, इनके लिए एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, ये ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो सर्विस प्रोवाइड करता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की, वो एग्जाम्प्ट होती है, वो एग्जाम्प्ट होती है एंट्री नंबर 1 में। तो आप जो इस ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन देंगे वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो भी एग्जाम्प्ट माना जाएगा, बराबर है। अगर ये टैक्सेबल होता तो फिर आप जो कंट्रीब्यूशन देते वो भी टैक्सेबल होता। तो इधर देखो, फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, आपने कंट्रीब्यूशन दिया एक ऐसी एक्टिविटी करने के लिए विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ GST, जो GST से एग्जम्प्ट है, तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट, अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर। ये है आपके हाउसिंग सोसाइटी के लिए, ये जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब ये जो हाउसिंग सोसाइटी होते हैं, इसमें मान लीजिए कि आपके फ्लैट है, मेरा भी फ्लैट है, आपका भी फ्लैट है, ये मान लेते गोकुल धाम सोसाइटी बेस्ट एग्जांपल, और मैं एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम बेड़े हूँ। अब मैं एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम बेड़े हूँ, आप सब मेंबर्स हैं, आप में से कोई जेठालाल है, कोई बबीता जी है, कोई अय्यर भाई है, कोई पोपट लाल है, सब मान लेते हैं, अलग अलग है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जितने भी मेंबर्स हैं गोकुल धाम सोसाइटी के, बराबर, जेठालाल, अय्यर वगैरह, इनसे मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पैसा लेता हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पैसा, क्योंकि सोसाइटी इनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दे रही है। इनके लिए जो सोसाइटी के अंदर लाइट वगैरह लगाई उसका बिल भी भरना पड़ता है, साफ सफाई का जो है उसका पैसा देना पड़ता है, गार्डन को की साफ सफाई का पैसा देना पड़ता है। तो ये जो केसेज है, इन सब के लिए मैं जब पैसा देता हूँ मुझे मेंबर से तो लेना पड़ेगा, तो मेंबर को मैं ये सारी सर्विसेज देता हूँ, उसके लिए मेंबर से मैं अगर जो पैसा चार्ज कर रहा हूँ वो अमाउंट 7,500 पर मंथ पर मेंबर है, पर मंथ पर मेंबर है, तो एग्जम्प्ट है। अगर सर 8,000 हुआ तो क्या होगा, 500 टैक्सेबल होगा, नहीं पूरा टैक्सेबल होगा बेटा उस केस में, उस केस में पूरा टैक्सेबल होगा 8,000। ओके, डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उस केस में। ओके सर, एक चीज़ बताइए, क्या मान लीजिए सर आप सोसाइटी है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ओके,
और आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर से 20 लाख क्रॉस नहीं था, तो 20 लाख क्रॉस नहीं था तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा, जब तक मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं रजिस्टर्ड नहीं होने वाला, और जब तक मैं रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूँगा। फिर उस केस में रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा मैं 7,500 ले रहा हूँ या 8,000 ले रहा हूँ या 10,000 ले रहा हूँ, जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी हूँ। नेक्स्ट है, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया तो 7,500 तक अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ तो उस केस में एग्जम्पशन मिलेगा। उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ पर मंथ पर मेंबर, उससे ज़्यादा चार्ज करो तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। ओके ना, किसी आदमी के 2 फ्लैट है तो 2 मेंबर काउंट होंगे वहाँ पे, तो हर फ्लैट का 7,500 देखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 77 है, सर्विस रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ लेबर फार्मर प्रोवाइडेड बाय नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर्स। ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी एक्टिविटी वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर्स, ये फार्मर है, किसान है, किसान आंदोलन अभी खूब चल रहा है आपको पता है, ये किसान है बराबर है, ये फार्मर है। ओके, तो किसान है, फार्मर है। अब इधर देखना, या लेबर है इंडस्ट्री की, इनके लिए एक यूनियन बनाई गई है और वो यूनियन नॉन प्रॉफिट एंटिटी, वो इनको कोई भी सर्विस देती है तो वो एग्जम्प्ट है। कब? जब वो अपने मेंबर से पैसा चार्ज करती है 1,000 रुपये तक पूरे साल में, 1,000 रुपीज़ पर मेंबर पर ईयर। या प्रमोशन, और ये यूनियन क्या क्या काम करती है? प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का। नाउ अदर एग्जम्पशन में आता है ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। ध्यान से सुनना बेटा, ये एक फैक्ट्री है जो बंद होने वाली है, हुई नहीं है, बंद होने वाली है, अभी तक हुई नहीं, अभी चालू है, गोइंग कंसर्न है। और मैं इनको बोलता हूँ कि अगर आपकी फैक्ट्री में बिकवा दूँ तो ये मिस्टर ए है, ये ओनर है फैक्ट्री के, मैंने मिस्टर बी से बात की, मिस्टर बी फैक्ट्री खरीदने को तैयार है, मैंने मिस्टर ए की फैक्ट्री मिस्टर बी को सेल करवा दी, जो गोइंग कंसर्न है, बंद नहीं हुई है, शट डाउन नहीं हुई है, गोइंग कंसर्न है, उस केस में जो भी प्रोसेसिंग फी वगैरह मैं चार्ज करूँगा पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फैक्ट्री अगर शट डाउन हो जाती, बंद हो जाती, उसके बाद अगर मैं बिकवाता तो फिर टैक्स लगता, जीएसटी चार्ज होता उस केस में। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विस एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। ये नेपाल, ये भूटान, इनके जो ट्रांजिट कार्गो उससे एसोसिएटेड जो भी सर्विसेज होगी सारी की सारी एग्जम्प्ट होगी बेटा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ये घर है, ये मेरा घर है, ये घर मैं किराए पे देना चाहता हूँ, ये रहने के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और ये मेरी एक शॉप है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, एक शॉप है, दुकान है, इसको भी मैं भाड़े पे देना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनना, पहले अगर मैं शॉप भाड़े पे दे रहा हूँ तो जीएसटी लगेगा, आंख बंद करके जीएसटी लगा देना, जो भी पैसा मैं चार्ज करूँगा उस पर, नो डाउट। वो तो जरूरी है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ तो ही, अनरजिस्टर्ड होगा तो वैसे भी नहीं लगेगा, ये तो आप भी जानते हैं। अब इधर देखना, इधर देखना, ये जो घर है मेरा घर, इसको अगर मैं भाड़े पे देता हूँ तो पर्पस क्या है? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भाड़े पे दे रहा हूँ तो जो रेंट लूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। बट अगर कमर्शियल पर्पस के लिए मैंने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, कमर्शियल पर्पस के लिए, जीएसटी लग जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट वगैरह, बराबर है। अगर मान लीजिए होटल है, मैं इस होटल का मालिक हूँ, आप इस होटल में रहने के लिए आते हैं, या मेरा कोई कैंप साइट है उस कैंप में आप आते हैं, बराबर है, या धर्मशाला है, तो उसमें अगर आप रहने के लिए आते हैं तो बेटा याद रखना, अगर मैं 1,000 रुपीज़ तक का रेंट लेता हूँ आपसे, टैरिफ एक्चुअल टैरिफ मतलब डिस्काउंट काटने के बाद जो टैरिफ दे रहे हो आप, वो 1,000 रुपीज़ तक है तो एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा। ओके। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की सर्विस, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स के केस में क्या होता है? मान लीजिए मैं कोई पर्सन हूँ, ये खूब सारे मोटर व्हीकल्स दिख रहे हैं ना, ये बसेस दिख रही है, ये स्कूल बसेस भी दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रिकल मोटर बसेस दिख रही है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिकल मोटर बसेस, ये बसेस है जिनकी कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है, बराबर है ये। और ये ट्रक दिख रहे हैं आपको, तो ये खूब सारे ट्रक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बराबर है, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। अब मेरा काम क्या, मैं इनको भाड़े पे देता हूँ, इनको भाड़े पे देता हूँ। अब मैं किसको दे रहा हूँ, इधर देखना, ये जीटीए को अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला कोई भी मोटर व्हीकल्स भाड़े पे दूंगा एग्जम्प्ट होगा, तो मैं इनको क्या दूंगा, ट्रक भाड़े पे दिया तो एग्जम्प्ट है, बस भाड़े पे दी तो टैक्स लग जाएगा जीटीए को, ट्रक भाड़े पे दूंगा तो एग्जम्प्ट है। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, इनको अगर मैंने कोई भी बस भाड़े पे दी है, हायरिंग पे दी, मतलब हायरिंग पे दी है, हायरिंग पे बस दी है मैंने, और हायरिंग चार्जेस लेता हूं मैं, और हायरिंग चार्ज लेता हूं, और बस की कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर होनी चाहिए, मोर देन 12 तो एग्जम्प्ट है, 12 या उससे कम है तो टैक्स लग जाएगा बेटा। ओके। दूसरा ये है लोकल अथॉरिटी को मैं इलेक्ट्रिकल मोटर बसेस दे रहा हूँ हायरिंग पे, जिसकी कैपेसिटी 12 से ज़्यादा होगी तो एग्जम्प्ट होगा। और उसके अलावा लास्ट है, ये एक ऐसे पर्सन है जो स्कूल के लिए बस चलाते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो भाई साहब है, ये एक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये भाई साहब की एक बस है जो इस स्कूल के लिए चलती है, वो बस खराब होगी, इन्होंने मुझसे हायरिंग पे एक बस ली है,
तो मैं इनको जो हायरिंग पे बस दूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जिम्ट होगा। बट शर्त क्या है, ये किसी स्कूल जो अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल या प्री स्कूल से उसको सर्विस देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ की, तो मैं इनको जो बस दूंगा और इनसे जो हायरिंग चार्जेस लूंगा वो एग्जिम्ट हो जाएगा। ओके। एक्सेस टू रोड ब्रिज पेमेंट टू टोल चार्जेस, ये देखो ये टोल नाका दिख रहा है, अब ये गाड़ियां आ रही जा रही है, टोल नाके पे टोल चार्ज किया जाता है, तो जो आप टोल का पैसा दोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। एक्सेस टू रोड ब्रिज पेमेंट ऑफ एन्युटी, पास वगैरह बनवा लेते हो पूरे साल का एक साथ ही आप टोल का, उसका जो पैसा दोगे उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ये क्या बोलना चाहता है एंट्री नंबर 25। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है बराबर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज देती है, आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है बराबर, और आपसे पैसा कलेक्ट करती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको पैसा देती है और अपना कमीशन लेती है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लेती है, उन डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। हाँ, अगर वो मीटर चेंज करवाने का पैसा ले रही है, मीटर शिफ्टिंग का पैसा ले रही है, लाइन चेंज करवाने का पैसा ले रही है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन में कुछ फॉल्ट है उसको ठीक करने का पैसा ले रही है, उन सब पर जीएसटी लग जाएगा, उन सब पर जीएसटी लग जाएगा। कल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैसा ले रही है उस पर नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटी टू इंक्यूबेटर, ये क्या होता है दोनों समझना बेटा। ये है इंक्यूबेटर, या चलो ये है इंक्यूबेटी, ये कुछ लड़के हैं कुछ लोग हैं बराबर है, जो ये लेकर के चल रहे हैं कि भाई इनके पास आइडियाज़ है बट इनके पास फंडिंग नहीं है, ये नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट इनके पास फंडिंग नहीं, पैसा नहीं है। मैं एक इंक्यूबेटर हूँ, मैं एक इंक्यूबेटर, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, जगह है, वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, सब कुछ है। मैंने इनको बोला मैं आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देता हूँ, आप मेरा प्रेमाइसिस यूज़ कीजिए, मेरी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। मैं कहलाऊँगा इंक्यूबेटर, ये कहलाएंगे इंक्यूबेटी। मैं यहाँ पे STEP हो गया, BTI हो गया बराबर है। अब मैं इंक्यूबेटर हूँ, ये क्या है इंक्यूबेटी। मैं इनको जो सर्विस दूंगा इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, एंट्री नंबर 48 में एग्जम्प्ट होगी। और ये जो मुझे सर्विस देंगे, ये मेरे लिए भी काम करते हैं, ये जो मुझे सर्विस देंगे वो सर्विस कब एग्जम्प्ट होगी, जब इनके और मेरे बीच में जो अग्रीमेंट है उसको 3 साल अभी तक पूरे नहीं हुए, तो 3 साल तक ये एग्जम्पशन रहेगी। और दूसरी कंडीशन है कि फर्स्ट 50 लाख एग्जम्प्ट होगा। इसका मतलब 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस दी जा रही है तो 50 लाख से अबाउ जो भी होगा उस पर टैक्स लगेगा। तीसरी कंडीशन, इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना हुआ हो। ये तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना हुआ हो। ओके, तो ये एंट्री नंबर 44 में एग्जम्प्ट होंगे। 47 है फसाई, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं बराबर है, तो उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चेक करवाना पड़ता है। कई बार वो चेक करके अप्रूवल देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, तो उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं कि वो चेक करेंगे उन सब के लिए, और जो पैसा मैं उनको दूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटर, ये 48 वाला हमने अभी कर लिया था ओपन। 49 सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये क्या बोलना चाहता है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। जैसे आपने मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान, उसमें ये चांद नवाब, ये चांद नवाब आपने देखा होगा, ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, ये क्या करते थे आपके कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, और इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम क्या था, न्यूज़ इकट्ठी करना और किसी भी प्रेस वाले को भेज देना, किसी भी न्यूज़ चैनल को भेज देना। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, फ्रीलांसर। तो कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इनके पास खूब सारी न्यूज़ होती है और मैं छोटा मोटा न्यूज़ पेपर वाला हूँ, मैं इनसे न्यूज़ खरीदता हूँ तो मैं इनको पैसा दूंगा। या मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट चांद नवाब से न्यूज़ खरीदता हूँ, मैं उनको पैसा दूंगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। सर्विस बाय वे पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी की सर्विस एग्जम्प्ट होती है, उसमें जो भी पब्लिक लाइब्रेरी में आप महीने का पैसा देते हैं जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लाइब्रेरी चाहे एसी हो नॉन एसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। सर्विस रिलेटेड टू बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए मैं एक बिजनेस एग्जीबिशन यूके में रख रहा हूँ, ये यूके, यहाँ पे एक बिजनेस एग्जीबिशन रखा इलेक्ट्रॉनिक गजट का, और आप एक स्टॉल लगाना चाहते हैं यहाँ पर। आपने मुझे बोला कि सर आपने जो बिजनेस एग्जीबिशन यूके में ऑर्गेनाइज किया है हम उसमें एक स्टॉल लगाना चाहते हैं। मैंने आपको बोला उसके लिए मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए होगा, 1 लाख रुपीज़ आप मुझे दीजिए, मैं आपको जगह दे दूंगा वहाँ पर स्टॉल लगाने की। आप जो मुझे 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। ओके। स्लॉटिंग ऑफ एनिमल्स, बूचड़ खाना, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, कत्ल खाना, तो ये जो पैसा चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मीट को एक्सपोर्ट करती है तो जानवर इनको देते हैं कि इनको काट करके उनका मीट निकाला जाए, वो मीट निकालने का काम ये करते हैं, जानवरों को काटने का काम ये करते हैं, तो ये जो पैसा लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है।
सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, मैं इनको कोई भी सर्विस दूंगा तो टैक्स लगेगा, नो डाउट, बाद में इनको रिफंड हो जाएगा वो अमाउंट, ओके, बट एक बार टैक्स लगेगा, लेकिन ये जो सर्विस देंगे वो एग्जाम्प्ट होगी। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जाम्प्ट होता है बेटा, ओके। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल होगा, यहाँ पे बाई कर देना बेटा इस जगह पे, बाई। सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वो एग्जाम्प्ट होगा। सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपके बार कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवाते हो उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल फी देनी पड़ती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट है। स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल और रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, इधर देखना, अगर आप आरटी कप है, आरटी कप की सर्विस दे रहे हैं, मतलब आप एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, वो कोई इवेंट करवा रही है, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट कौन करवा रहा है, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, और आप आरटी कप की सर्विस दे रहे हैं, मतलब आप रेफरी है, टीम मैनेजर, ठीक है, मतलब टीम मैनेजर, टीम सेलेक्टर नहीं, टीम मैनेजर, टीम मैनेजर, टीम मैनेजर, कोच है, कोच, अंपायर, अंपायर, प्लेयर, 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 ये लोग सर्विस देते हैं रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, एक ऐसे इवेंट के लिए जो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कर रही है तो एग्जाम्प्ट होता है, मतलब ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, या कोई रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी किसी दूसरी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है। अब यहाँ पे टीम सेलेक्टर नहीं आएंगे, क्यूरेटर नहीं आएंगे, कमेंटेटर नहीं आएंगे, उन लोगों को जो भी पैसा मिलेगा वो उस पर जीएसटी लगेगा, ओके। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये देखो, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल का वेस्टेज होता है, बराबर है, कचरा होता है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे रिमोट लोकेशन में ले जाकर इसको डंप करता है, डिस्पोज करता है, वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट से जो भी पैसा चार्ज करता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक कन्वेंस, ये सुलभ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं, यहाँ पे आप 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देकर के इनको यूज़ करते हैं तो 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देंगे, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता बेटा, ओके। यहाँ तक का जो है ये पूरा पूरा आपके सीजीएसटी एक्ट के सारे एग्जम्पशन यहाँ पे कवर होते हैं।